फ्रेंड्स, आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार और सपोर्ट के लिए। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांचक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। शयन कक्ष के बाहर पहरेदार सख्त थे, लेकिन इनमें से कोई भी मोजियुए और हे झिरन को नहीं रोक सका। दोनों ने बाहर पहरेदारों की देखभाल की और एक साथ दक्षिणी सीमा के सम्राट के शयन कक्ष में प्रवेश किया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि हाल ही में दक्षिणी सीमांत में बहुत सारी चीजें हो रही थी। दक्षिणी सीमांत का सम्राट अपनी सहचरियों पर दया करने के मूड में नहीं था। विशाल बिस्तर पर केवल वही लेटा था। दक्षिणी सीमांत के सम्राट के प्रति मोजियुए की नफरत उसके दिल की गहराइयों से आई थी। यदि दाशुन के खिलाफ सम्राट के बार बार हमले नहीं होते, तो मो परिवार के लोग इतने गंभीर संकट में नहीं पड़ते। उसने पहले ही निश्चय कर लिया था कि यदि आज मौका मिला तो वह बादशाह को अवश्य मौत की सजा देगा। थे झिरन के लिए इस तरह की चीजें करना आसान हो गया था। जब दक्षिणी सीमांत का सम्राट गहरी नींद में सो रहा था, उसने उसके सोते हुए एक्यू पॉइंट को सील कर दिया और फिर उसे अपने स्थान पर फेंक दिया। उन दोनों ने शयन कक्ष में इधर उधर खोजा और जो कुछ भी उनके हाथ लगा, उसे ले लिया। पूरा शयन कक्ष खाली हो जाने के बाद दोनों बिना किसी को पता चले वहां से खिसक गए। महल में चोरी छिपे घुसने का लक्ष्य पूरी तरह पूरा हो चुका था। भोर निकट आ रही थी और उनमें अब और देर तक रुकने का साहस नहीं हुआ। पहरेदारों से बचते हुए दोनों महल से निकल गए। वे सबसे पहले अपने किराए के घर की जांच करने के लिए वापस गए और देखा कि उनके दोनों भाई सुरक्षित और स्वस्थ थे। फिर वे चुपचाप पिछवाड़े में चले गए और पलक झपकते ही अंतरिक्ष में खिसक गए। जैसे ही उनकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकी, मोजियुए और हे झिरन भी जो कुछ उन्होंने देखा उससे दंग रह गए। उन्होंने देखा कि राइस बॉल एक बड़े बांस के अंकुर को गले लगाए हुए है और दक्षिणी सीमांत के सम्राट की छाती पर बैठकर उसे बड़े आनंद से खा रहा है। उसी समय उसका छोटा बट हरी गैस निकालता रहा। ऐसा दृश्य देखकर झिरन को रात भर जो तनाव महसूस हुआ, वह तुरंत दूर हो गया। वह हंसे बिना नहीं रह सकी। राइस बॉल, तुम्हें भी पता है कि वह एक बुरा व्यक्ति है ना? इसीलिए तुमने जानबूझकर उसे परेशान किया। माम राइस बॉल ने चहचहाहट की एक श्रृंखला छोड़ी और सम्राट के शरीर से लुढ़क गई। वह अपने छोटे छोटे पैरों पर अपने मालिक की ओर बढ़ा। उन्होंने झिरन ने पहले राइस बॉल को गले लगाया और उसे चूमा, फिर छठे भाई की स्थिति की जांच की। यदि उसका अनुमान सही था, तो छठा भाई शायद लगभग 1 घंटे के बाद जाग जाएगा। जब वे यहाँ थे तो उन्हें दक्षिणी सीमांत के सम्राट से शीघ्रता से पूछताछ करनी थी। मोजियुए पहले ही उत्सुकता से आगे बढ़ चुके थे और उन्होंने दक्षिणी सीमांत के सम्राट को कई बार बुरी तरह से लात मारी। झिरन का इरादा दक्षिणी सीमांत के सम्राट को शुरुआत में बहुत देर तक सोने देने का नहीं था। लातों के दर्द से जागे सम्राट कुछ सेकंड के लिए चुप रहने के बाद होश में आए। अपने सामने का दृश्य देखकर वह पहले एक पल के लिए ठिठक गया, फिर उसने एक अजीब आदमी और औरत को अपनी ओर देखते हुए देखा। आपकी हिम्मत कैसे हुई इस राजा की उपस्थिति में न झुकने की? यह सुनकर मोजियुए ठंडी हंसी छोड़ने से खुद को नहीं रोक सके। अपने कट्टर शत्रु का सामना करते हुए वह निरर्थक शब्दों पर अपनी सांस भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। बताओ, तुम्हारे अध्ययन कक्ष के गुप्त कक्ष में कौन छिपा है? ऐसा प्रश्न सुनकर दक्षिणी सीमांत का सम्राट बहुत घबरा गया। उन्होंने कुछ परिचित निशान खोजने की कोशिश करते हुए मोजियुए की सावधानीपूर्वक जांच की। हालांकि उसने अपने पहले के 2 लोगों को कभी नहीं देखा था। इसके अलावा तथ्य यह है कि वे ऐसा प्रश्न पूछने में सक्षम थे, इसका मतलब था कि उन्होंने अध्ययन में गुप्त कक्ष की खोज की होगी। इसके अलावा वह स्वयं शयन कक्ष में बाहर कड़े पहरे के साथ सो रहा था। उसे बिना एहसास हुए यहाँ कैसे लाया जा सकता था? जितना अधिक दक्षिणी सीमांत के सम्राट ने इसके बारे में सोचा, वह उतना ही अधिक भयभीत होता गया। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, मानो उसके सिर के ऊपर से ठंडी हवा निकल रही हो। वास्तव में आप लोग कौन हैं? आपको समझ के साथ मरने देने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। ऐसा कहने के साथ मोजियुए ने अपनी नकली दाढ़ी को फाड़ दिया और अपने माथे को ढकने वाली टोपी उतार दी। फिर उसने अपने हाथों का उपयोग करके अपने चेहरे पर लगे कुछ मेकअप को मिटा दिया, जिससे उसका अधिकांश मूल स्वरूप सामने आ गया। अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखकर दक्षिणी सीमांत के सम्राट ने ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। उसका शरीर तेजी से पीछे की ओर मुड़ गया। आप मोजियुए हैं। मोजियुए कदम दर कदम उसके करीब आते गए। यह मैं हूं। अगर दक्षिणी सीमा के सम्राट को सबसे ज्यादा डर किसी से लगता था, तो वह मो परिवार के लोग होते।
उसने दाशुन पर हमला करने के लिए अपने लगभग सभी संसाधनों को समाप्त कर दिया था, लेकिन हर बार मो जियुए के पिता और पुत्र ने उसे विफल कर दिया। हालांकि अब मो परिवार का केवल एक ही आदमी बचा था, मो जियुए बहादुर और युद्ध में कुशल था। उसने फिर भी अपने बचाव को कम करने का साहस नहीं किया। कुछ समय पहले उसने यह भी सोचा था कि स्वर्ग उसकी मदद कर रहा था जब मो परिवार को सम्राट शुनवू के एक शाही आदेश द्वारा उनकी संपत्ति जब्त करने और निर्वासित करने का आदेश दिया गया था। आखिरकार उसे जीतने का मौका मिल गया, लेकिन आखिरकार उसे उस व्यक्ति ने पकड़ लिया जिससे वह सबसे अधिक सावधान था। दक्षिणी सीमांत के सम्राट का पहला विचार यह था कि मो परिवार पर निर्वासन आदेश नकली रहा होगा। मो जियुए को जीवित पकड़ने के लिए दक्षिणी सीमा पर भेजने से पहले सम्राट शुनवू ने जानबूझकर उसे अपनी सतर्कता में ढील दी थी। वह बहुत लापरवाह था और सम्राट शुनवू की चाल में फंस गया था। यदि हे जिरन को पता होता कि दक्षिणी सीमांत के सम्राट ने इतनी कल्पना की है, तो वह निश्चित रूप से कहेगी कि काल्पनिक कहानियां न लिखना उसके लिए बर्बादी है। बेशक उन दोनों को नहीं पता था कि दक्षिणी सीमांत के सम्राट क्या सोच रहे थे। मो जियुए के पास यहां उसके साथ समय बिताने का समय नहीं था। यदि आप शीघ्र मृत्यु चाहते हैं, तो मुझे बताएं कि आपके अध्ययन कक्ष के गुप्त कक्ष में छिपा हुआ व्यक्ति कौन है। इस समय दक्षिणी सीमांत के सम्राट का ध्यान प्रश्न की जड़ पर भी नहीं था। उसने जो सुना वह था जल्दी मौत। यह राजा एक राष्ट्र का शासक है। आप इस राजा को नहीं मार सकते। कोई हत्या नहीं। यह असंभव था। मो जियुए ने अंदर ही अंदर व्यंग्य किया और दक्षिणी सीमांत के सम्राट के बाल पकड़कर उसे ऊपर उठाने के लिए आगे बढ़ा। सम्राट को उसके शयन कक्ष से पकड़ लिया गया था और वह वर्तमान में कमर से ऊपर नग्न था, केवल नीचे एक झीना लंगोटी पहने हुए था। जब मो जियुए ने जोर से झटका मारा तो उसकी लुंगी लगभग गिर गई। वह अपनी खोपड़ी में चुभने वाले दर्द से बेपरवाह था और जल्दी से अपने शरीर पर बचे हुए कवर के एकमात्र टुकड़े को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। मो जियुए ने भी यह दृश्य देखा और अवचेतन रूप से अपनी पत्नी की दृष्टि रेखा को अवरुद्ध कर दिया। ऐसा भद्दा दृश्य निश्चित रूप से उसकी प्यारी पत्नी की आंखों को खराब कर देगा। वह झिरन भी अवाक रह गया। हालांकि वह एक डॉक्टर थी जिसने कई नग्न पुरुषों को देखा था, दक्षिणी सीमांत के सम्राट के काले मोटे शरीर ने वास्तव में किसी की भूख कम कर दी थी। किसी की भूख कम होने की बात करते हुए उसे नहीं पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पिछले कुछ दिनों में बहुत सी चीजों से गुजरी थी, लेकिन भोजन को देखने से उसे कुछ हद तक में चली आ रही थी। दक्षिणी सीमांत के सम्राट ने अपनी लंगोटी पकड़ ली थी, लेकिन मो जियुए अभी भी उसके बालों को हिंसक तरीके से खींच रहा था। वह दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा। मो जियुए, इस राजा को जाने दो। हालांकि मो जियुए का अभी भी उसे रिहा करने का कोई इरादा नहीं था। इस तरह के निर्दयी काया के लिए जब तक उसे और अधिक कष्ट सहना पड़ेगा, तब तक वह जानकारी प्राप्त करना कठिन नहीं होगा जो वह चाहता था। फिर भी विवेकपूर्ण होने के लिए उसने झिरन ने दक्षिणी सीमांत के सम्राट को सम्मोहित करने का निर्णय लिया। न केवल उत्तर प्रामाणिक होंगे, बल्कि इससे काफी समय भी बचाया जा सकेगा। जैसे ही दक्षिणी सीमांत का सम्राट कुछ कहने ही वाला था, उसकी आंखों के सामने एक झूलती जेब घड़ी आ गई। क्या आपने यह चीज पहले देखी है? इसे पश्चिमी लोगों से खरीदा गया था। बोलते समय हे झिरन ने अपने हाथ में जेब घड़ी घुमाए। दक्षिणी सीमांत के सम्राट उस पॉकेट घड़ी को देखते ही एक पल के लिए चुप हो गए। जल्द ही जैसे जैसे उसकी निगाहें और अधिक खाली होती गईं, वह तुरंत सम्मोहन की स्थिति में आ गया। मो जियुए अब तक अनुभवी होने के साथ साथ यह भी जानता था कि कैसे जांचा जाए कि सम्मोहन ने काम किया है या नहीं। वह जानता था कि अब प्रश्न पूछने का समय आ गया है। तुम्हारे अध्ययन कक्ष के गुप्त कक्ष के अंदर छिपा हुआ व्यक्ति कौन है? दक्षिणी सीमांत के सम्राट श्री सी मिंग। यह नाम सुनकर मो जियुए और हे झिरन दोनों हौंफने लगे। श्री सी मिंग, जिनकी वे बेसब्री से तलाश कर रहे थे, वास्तव में वहां थे। लेकिन वे एक कदम बहुत देर कर चुके थे और किसी ने पहले ही उसे भागने में मदद कर दी थी। ये एहसास अच्छा नहीं था। हालांकि उन्होंने श्री सी मेंग से सीधे बातचीत नहीं की, लेकिन उनके द्वारा प्रदर्शित सभी संकेतों से पता चला कि यह व्यक्ति बेहद चालाक था। मो जियुए इस बात से बेहद नाराज थे कि मिस्टर सी मेंग ऐसे ही भाग निकले थे। साथ ही उन्हें यह भी संदेह था कि जिस व्यक्ति ने आधिकारिक सड़क पर उन पर जहरीला पाउडर फेंका था, वह श्री सी मेंग थे। चाहे वह व्यक्ति मिस्टर सी मेंग हो या नहीं, मो जियुए के दिल में यह बहुत स्पष्ट था कि अब इन चीजों को लेकर नाराज होने का समय नहीं है। उन्हें इस बात की और पुष्टि करने की आवश्यकता थी कि क्या आधिकारिक सड़क पर उन्हें सफेद कपड़े में मिला व्यक्ति श्री सी मेंग था। क्या उसने कल सफेद कपड़े और टोपी पहनी थी? दक्षिणी सीमांत के सम्राट, हाँ। अब यह पूरी तरह से पुष्टि की जा सकती है कि वह व्यक्ति मिस्टर सी मेंग ही थे।
अफसोस की बात यह थी कि यह व्यक्ति बहुत चालाक था और मौका मिलने पर 2 बार भाग चुका था। चूंकि वह जानबूझकर छिपा हुआ था, भविष्य में उसे ढूंढना और भी मुश्किल होगा। यह देखकर कि मो जियुए झिझक रहे थे और अगला सवाल पूछना जारी नहीं रख रहे थे, वह झिरन सम्मोहन के तहत समय को संजोना चाहते थे। अभी जब उसने दक्षिणी सीमांत के सम्राट को सम्मोहित किया था, तो उसे पता चला कि उसे नहीं पता कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने इन दिनों ठीक से आराम नहीं किया था, लेकिन सम्मोहन के दौरान उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था, और उसे चिंता थी कि यह सम्मोहन बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। इसलिए जल्दी करना और उन चीजों के बारे में पूछताछ करना सबसे अच्छा था जो पूछने की जरूरत थी। क्या आप जानते हैं कि मो परिवार के पिता और पुत्र कहाँ हैं? दक्षिणी सीमांत के सम्राट, क्या मो किंग की मृत्यु बहुत पहले नहीं हुई थी? जनता को दिखाने के लिए हत्यारे ने उसका सिर अभी भी शहर के सिर पर लटका दिया था। मैं केवल इतना जानता हूं कि मो परिवार का छठा बेटा पूरे दिन श्री सी मेन के साथ रहा है, और 7वें बेटे को राजकुमार की हवेली में हिरासत में रखा गया है, और बाकी लोग उसके जहर से मर गए हैं। यह सुनकर हे झिरन ने मो जियुए की ओर देखा और धीरे से कहा, एक सम्मोहित व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। वह वास्तव में नहीं जानता है। मो जियुए ने भी इस सिद्धांत को समझा। उन्हें दक्षिणी सीमांत के सम्राट से कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली और वे स्पष्ट रूप से बहुत निराश थे। हालांकि उसने अभी भी जल्दी करने और मौका मिलने पर अधिक उपयोगी चीजें पूछने की योजना बनाई। श्री सीमेंग आपके अध्ययन कक्ष के गुप्त कमरे में क्यों छिपे हुए थे? दक्षिणी सीमांत के सम्राट, वह मेरी महारानी का गुरु है। मेरी महारानी ने कहा कि अपनी चोटों से उबरने के बाद वह मेरी दक्षिणी सीमा की सेवा कर सकता है और मुझे एक बड़ा आश्चर्य भी दे सकता है। मैं उसकी क्षमताओं को जानता हूं और सोचा कि वह भविष्य में मेरे लिए मददगार हो सकता है, इसलिए मैंने उसे वहां रखा। इसमें कोई संदेह नहीं था कि जिस मास्टर को यूनली ने पूछताछ के दौरान प्रकट करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था, वह श्री सी मेंग था। जबकि मो जियुए जल्दी से इस जानकारी को अपने दिमाग में व्यवस्थित कर रहा था, उसने पूछना जारी रखा, क्या मो परिवार पर छापा आपके आदेश के तहत हुआ? दक्षिणी सीमांत के सम्राट, मेरी साम्राज्य का दाशुन के राजकुमार हेंग के साथ कुछ संबंध है। यह वह थी जिसने सबसे पहले राजकुमार हेंग को कुछ जाली पत्र दिए थे, सबूत के तौर पर कि मो परिवार दुश्मन के साथ मिली भगत कर रहा था और देश के साथ विश्वासघात कर रहा था। जिस समय उन्होंने यूली को सम्मोहित किया, उस समय उन्होंने इस दिशा में नहीं सोचा था, इसलिए उन्होंने इसके बारे में नहीं पूछा। अब ऐसा लग रहा है कि जिस मो परिवार पर छापा मारा गया और उसे निर्वासित किया गया, उसका वास्तव में यूनली और दक्षिणी फ्रंटियर के प्रिंस हेंग से कुछ लेना देना था। मो परिवार द्वारा झेले गए उत्पीड़न के बारे में सोचते हुए, शुरुआत में उन्हें इस तरह मरने देना वास्तव में बहुत सस्ता था। हालांकि दक्षिणी सीमांत के सम्राट ने इस मामले में सीधे तौर पर भाग नहीं लिया, लेकिन मो परिवार की दुर्दशा भी उनसे अटूट रूप से जुड़ी हुई थी। यदि वह अभी भी कुछ प्रश्न पूछना जारी रखने की कोशिश नहीं कर रहा था, तो मो जियुए अब उसकी खाल उधेड़ना और उसे यातना देना चाहता होगा। झिरन को पता था कि वह परेशान महसूस कर रहा है, और उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। क्रोधित मत होइए, वह व्यक्ति हमारे हाथ में है। प्रश्न पूछने के बाद आप अपनी इच्छानुसार अपना गुस्सा प्रकट कर सकते हैं। मो जियुए ने गंभीरता से हम के साथ जवाब दिया। उसने पूछना जारी रखा, वह काला दक्षिणी मोती कहाँ है? हालांकि वह गुस्से में था, फिर भी वह अपनी पत्नी के मामलों के बारे में नहीं भूला था। आखिरकार दक्षिणी फ्रंटियर इंपीरियल पैलेस में उनके घुसने का मूल उद्देश्य यही कारण था। परिणामस्वरूप उन्होंने अनजाने में छठे बेटे को बचा लिया था। दक्षिणी सीमांत के सम्राट, यह मेरे निजी खजाने में है। उसे अभी भी नहीं पता था कि उसका निजी खजाना पहले ही खाली हो चुका था। वह झिरन अपने हाथ में जेब घड़ी को हिला रही थी जब उसे अचानक सिर में चक्कर महसूस हुआ, और वह सम्मोहन जारी रखने के लिए ध्यान केंद्रित नहीं कर सकी। घूमती हुई पॉकेट घड़ी की आवृत्ति और अधिक अनियमित हो गई, इस हद तक कि संचालिका के रूप में वह स्वयं थोड़ा उनींदा महसूस करने लगी। ऐसा होते ही मो जियुए ने उसकी असामान्यता पर ध्यान दिया। यह सोचकर कि यह सम्मोहन के कारण हुई थकान है, उसने झट से उसके हाथ से जेब घड़ी छीन ली। ट्रेनरान, क्या आप कहीं असहज महसूस कर रहे हैं? मैंने शायद पिछले कुछ दिनों से ठीक से आराम नहीं किया है और बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। यह कुछ भी नहीं है। जैसे ही दोनों ने बात की, दक्षिणी सीमा का सम्राट धीरे धीरे जाग गया। मूल रूप से अभिव्यक्तिहीन चेहरे पर तुरंत भय का भाव प्रकट हुआ। उसे नहीं पता था कि अभी क्या हुआ था। उसे तभी याद आया कि उसके सामने एक अजीब चीज दिखाई दे रही थी और फिर उसे नींद आने लगी।
मो जियुए, जब तक आप मुझे बख्शते हैं, मैं आपको एक अलग उपनाम से दक्षिणी फ्रंटियर का राजकुमार कंसोर्ट बना सकता हूं, और इसे पीढ़ियों तक वंशानुगत और अपूरणीय रूप से पारित किया जाएगा, जिससे मो परिवार को अंतहीन महिमा और धन का आनंद लेने की अनुमति मिलेगी। जैसे ही वह बोल रहा था, दक्षिणी सीमांत के सम्राट ने मो जियुए की अभिव्यक्ति को करीब से देखा। यह देखकर कि दूसरे पक्ष ने उसके भारी प्रलोभन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वह तुरंत चिंतित हो गया। इसके अलावा, मैं अपनी सबसे प्यारी बेटी की शादी आपसे कर सकता हूं, इसलिए आपको मेरे शब्द से पीछे हटने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने सोचा कि ऐसा कहने से यह मो जियुए के लिए एक बड़ा प्रलोभन होगा। अप्रत्याशित रूप से, उनका हिंसक पिटाई के साथ स्वागत किया गया। इस कदम ने दक्षिणी सीमांत के सम्राट को कुछ हद तक आश्चर्यचकित कर दिया। उसने अपने झुर्रीदार चेहरे की रक्षा के लिए सहज रूप से अपनी कोहनियों का उपयोग किया। मो जियुए, आप कोई भी अनुरोध कर सकते हैं, जब तक मैं यह कर सकता हूं, मैं सहमत हूं। मो जियुए ने बस उसे नजरअंदाज कर दिया और अपना गुस्सा जाहिर करना जारी रखा। निस्संदेह, अपनी भड़ास निकालने का सबसे अच्छा तरीका यह था कि सामने वाले को तब तक पीटा जाए जब तक कि उसकी अपनी मां भी उसे पहचान न ले। हालांकि दक्षिणी सीमांत के सम्राट ने पहले मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था, सम्राट बनने के बाद वह पूरे दिन यह सोचते रहे कि दाशुन को कैसे जीतना है, इसलिए उनका मार्शल आर्ट कौशल मूल रूप से उपेक्षा में पड़ गया था। अब तो उसे केवल पीटा ही जा सकता था। जितना अधिक मो जियुए ने उससे पीटा, वह उतना ही अधिक ताकतवर होता गया। दक्षिणी सीमांत का सम्राट अपने सिर की रक्षा न कर सका। उसके कई दांत टूट गए। खून का कौर लेकर उसने कई दांत उगल दिए। यह देखकर हे झिरन को अचानक अपने पेट में हलचल महसूस हुई। उसे अपने पति को खलनायक के साथ डील करते देखना जारी रखने की परवाह नहीं थी। वह जल्दी से घूमी और मेडिकल ऑफिस के बाथरूम की ओर भागी। हालांकि मो जियुए किसी को पीट रहा था, लेकिन उसने अपनी पत्नी की हरकतों पर लगातार नजर रखी। अपनी पत्नी को नाक ढंककर मेडिकल ऑफिस की ओर भागते देख उसे पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ है। उसने दक्षिणी सीमांत के सम्राट को बेहोश करने के लिए उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को बड़ी सफाई से काट दिया और फिर उसका पीछा किया। ट्रेनरान, तुम्हें क्या हुआ है? वह झिरन उसे बिल्कुल भी जवाब नहीं दे सका। वह जल्दी से बाथरूम में भाग गई और उल्टी करने के लिए शौचालय के सामने बैठ गई। यह देखकर मो जियुए हैरान रह गए। उनकी धारणा में, हालांकि उनकी पत्नी कमजोर दिखती थी, लेकिन उनका स्वास्थ्य हमेशा बहुत अच्छा रहता था। आज उसकी ऐसी स्थिति होने का कारण यह रहा होगा कि पिछले कुछ दिनों से उसने ठीक से आराम नहीं किया था। यह सोचकर कि उसकी पत्नी ने उसकी मदद करने के लिए कड़ी मेहनत की है, मो जियुए को अचानक अपने दिल में अपराध बोध महसूस हुआ। दक्षिणी शिनजियांग में सुराग ढूंढना मो परिवार के लोगों को करना था, लेकिन वह इतना अक्षम था कि वह केवल अपनी नाजुक पत्नी को ही इस यात्रा पर ला सका। मो जियुए ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक दोषी महसूस किया। वह ऊपर गया और धीरे से हे झिरन की पीठ को चिकना करने में मदद की। ट्रानरान, दक्षिणी शिनजियांग की इस यात्रा ने आपको सचमुच थका दिया है। जैसे ही उजाला होगा हम यहाँ से निकलने की व्यवस्था करेंगे। वह झिरन इस समय बेहद असहज था और उसके पास उसकी बातों का जवाब देने का कोई तरीका नहीं था। गैस्ट्रिक एसिड की एक बड़ी मात्रा की उल्टी के बाद आखिरकार उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ और वह धीरे धीरे खड़ी हो गई। मो जियुए ने उसका समर्थन करने के लिए जल्दबाजी की और सोच समझकर उसे साफ पानी का एक कप दिया। ट्रेनरान, मैं तुम्हें रोशनी होने पर शाही चिकित्सक को दिखाने के लिए शहर ले जाऊंगा। मो जियुए यह कहावत जानते थे कि डॉक्टर खुद को ठीक नहीं करते हैं। उसने झिरन ने भी शायद यही सोचा था। उसने झिरन ने अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूं, मैं इसे स्वयं जांच सकता हूं। अपनी बात खत्म करने के बाद मो जियुए ने उन्हें भोजन कक्ष में एक कुर्सी पर बैठने में पहले ही मदद कर दी थी। फिर उसने अपनी कलाई के नाड़े पर कई उंगलियां रखी। यह जांच अप्रत्याशित थी। वह झिरन स्वयं स्तब्ध थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि यह दक्षिणी शिनजियांग में अपरिचित वातावरण के कारण होने वाला गैस्ट्रोएंटेराइटिस है। अप्रत्याशित रूप से, वह गर्भवती थी। इसके अलावा, नाड़ी और समय को देखते हुए, यह लगभग 2 महीने होना चाहिए। इस समय, हे झिरन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। मो परिवार अगली पीढ़ी की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इस बच्चे ने आने के लिए इस समय को चुना था। वे इस समय दक्षिणी शिनजियांग में थे और जल्द ही वहां से निकलने का अवसर लेंगे। छठे बड़े भाई, 7वें बड़े भाई और चौथी राजकुमारी की 2 नौकरानियों को साथ लाना आसान नहीं था। अब वह गर्भवती भी थी। जुलाई का मामला भी था। अब यह पुष्टि हो गई है कि मो परिवार के लोगों पर अत्याचार करने वाला व्यक्ति श्री सी मेंग था। वो जुलाई में पश्चिमी सीमा पर जाएंगे।
दादाजी और सबसे बड़े और दूसरे बड़े भाइयों को बचाने का यह एकमात्र मौका हो सकता है। श्री सी मेन गू तकनीक जहर तकनीक के विशेषज्ञ थे। लोगों को उसके हाथों से बचाने के लिए उसे यह जानने की जरूरत थी कि गू को स्वयं शल्य चिकित्सा द्वारा कैसे हटाया जाए। तब तक शायद वह बच्चे को जन्म दे चुकी होगी। वह मोजीवे को उन्हें बचाने में कैसे मदद कर सकती थी। झिरन ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा उतना ही उसके सिर पर चोट लगी। एक पल के लिए वह वास्तव में मोजीवे को इस खबर के बारे में बताना भूल गई। उसकी उदासी भरी अभिव्यक्ति को देखकर मोजीवे को लगा कि उसके शरीर को कुछ गंभीर हुआ है। वह ऊपर गया और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। उसके स्वर में स्पष्ट चिंता थी जिसे दिखावा नहीं किया जा सकता था। ट्रेनरान, तुम्हें क्या हो गया है? चलो अब बाहर चले और मैं तुम्हें एक शाही चिकित्सक के पास ले जाऊंगा। उसकी बदली हुई अभिव्यक्ति को देखकर झिरन ने जल्दी से कहा, मुझे गर्भवती होना चाहिए। क्या ट्रेनरान, तुम गर्भवती हो? मोजीवे की आंखों में चिंता तुरंत प्रकाश की चमक से बदल गई। स्वर्ग जानता था कि वह कितना खुश था। ट्रेनरान के साथ घनिष्ठ होने के बाद वह जल्द ही उनके प्यार का फल पाने की आशा कर रहा था। अब रानरान ने उसे बताया कि उसके पेट में पहले से ही उनका बच्चा है और मोजीवे थोड़ी देर के लिए खुशी से स्तब्ध रह गए। उसकी प्रतिक्रिया में कमी देखकर हे झिरन ने सोचा कि उसे भी उसकी तरह यह महसूस हुआ कि यह नन्ही सी जान गलत समय पर आई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस बार भी ऐसा करेगा। वैसे भी मैं उसकी अच्छी तरह से रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा। अपनी पत्नी को यह कहते हुए सुनकर मोजीवे को अंततः अपना संतुलन वापस मिल गया। ट्रेनरान, यह हमारा बच्चा है। उसके पिता होने के नाते उसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। चिंता मत करो, हम आज दक्षिणी शिनजियांग छोड़ने और घर वापस जाने का रास्ता निकाल लेंगे। तुम बस भ्रूण के अच्छी तरह से पालन पोषण पर ध्यान केंद्रित करो। चौकस हे झिरन ने देखा कि जब मोजीवे ने ये बातें कही तो वह थोड़ा हकलाया, जाहिर तौर पर बहुत घबराया हुआ था। शायद उसने अभी तक उसकी तरह माता पिता बनने की तैयारी नहीं की थी। बच्चा थोड़ा अचानक आ गया, लेकिन चिंता मत करो। मैं पिताजी और सबसे बड़े और दूसरे भाई को सुरक्षित वापस लाने में जरूर मदद करूंगा। अपनी पत्नी को यह कहते हुए सुनकर मोजीवे को लगा कि उसने कुछ गलत समझा होगा। नहीं नहीं, अब आपका शरीर प्राथमिकता है। मेरे पिता और भाइयों को बचाने का मामला मैं और अन्य बड़े भाई संभालेंगे। आप बस शीलिंग गांव में रहें और जब आप वापस जाएं तो भ्रूण के पालन पोषण पर ध्यान दें। उनके पिता और भाई महत्वपूर्ण थे और उनका और रनरान का बच्चा भी महत्वपूर्ण था। इस तरह का काम मूल रूप से कुछ ऐसा था जिसे पुरुषों को करना चाहिए। अब अपनी गर्भवती पत्नी को इसमें शामिल करने से मोजीवे को बहुत दुख हुआ। उसे अपनी गर्भवती पत्नी को भविष्य में जोखिम नहीं उठाने देना चाहिए। मोजीवे की घबराहट भरी भावनाएं बहुत स्पष्ट थी। वह झिरन नहीं चाहता था कि वह बहुत अधिक घबराए और सांत्वना दे, चिंता मत करो, मैं इतना नाजुक नहीं हूं। नहीं, तुम पहले ही मेरे पीछे बहुत कुछ झेल चुकी हो। अब जब तुम हमारे बच्चे को जन्म दे रही हो तो मुझे तुम्हारे पति की तरह तुम्हारी भी रक्षा करनी होगी। वह झिरन को पता था कि सेना में उसके पिछले जीवन ने उसे एक छोटी महिला का स्वभाव नहीं बना दिया था। अब चूंकि उसके पास एक ऐसा आदमी है जो उस पर बेइंतहा प्यार करता है, तो उसे और अधिक नाजुक होने का दिखावा करना चाहिए। लोग हमेशा कहते थे कि जो महिलाएं बहुत ताकतवर होती हैं उन्हें कोई आशीर्वाद नहीं मिलता। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। मोजीवे को अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई। उसने अपनी नाजुक और कोमल पत्नी को अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। आइए आज उत्तर पश्चिम की ओर वापस जाने का प्रयास करें। ठीक है। वह झिरन एक आवाज के साथ सहमत हुआ और छठे बड़े भाई की स्थिति की जांच करने के लिए ऑपरेटिंग रूम में जाने के लिए उठा। छठा बड़ा भाई जल्द ही जाग जाएगा। दक्षिणी झिंजियांग के सम्राट से निपटने के बाद चलो बाहर चलते हैं। मूल रूप से मोजीवे अभी भी दक्षिणी झिंजियांग के सम्राट को गंभीर रूप से प्रताड़ित करने की योजना बना रहे थे। उसने मो परिवार के साथ जो किया उसके लिए उसके दिल की शिकायतें दूर नहीं हो सकती, भले ही उसकी जिंदा खाल उतार दी जाए। अब एक कारण यह था कि उसे यहां से निकलने की जल्दी थी और उसके पास इतना समय भी नहीं था कि उसे सताया जा सके। दूसरा कारण यह था कि उसकी पत्नी उसके बच्चे से गर्भवती थी, इसलिए वह अपने बच्चे के लिए और अधिक आशीर्वाद जमा करना चाहता था और उन खूनी तरीकों का उपयोग करने की योजना नहीं बना रहा था। इसलिए मोजीवे दक्षिणी झिंजियांग के सम्राट के सामने गए और एक जोरदार मोड़ से उनकी गर्दन तोड़ दी, जबकि वह भयभीत होकर देख रहे थे। हालांकि उसने दक्षिणी शिनजियांग के सम्राट पर अत्याचार नहीं किया, लेकिन उसका इरादा उसे ऐसे ही जाने देने का भी नहीं था।
हालांकि उस समय शहर के गेट पर लटकाए गए कटे हुए सिर वास्तव में मो परिवार के लोग नहीं थे, दक्षिणी शिनजियांग के सम्राट अनजान थे। उसने एक उदाहरण बनाने के लिए जानबूझकर मो परिवार के लोगों के सिर शहर के गेट पर लटका दिए। इस अपमान का बदला तो लेना ही था। इसलिए जब वे दोनों अंतरिक्ष से चले गए तो मो जियुए दक्षिणी शिनजियांग के सम्राट की लाश को अपने साथ नहीं ले गए। उसने आंगन की दीवार पर हे झिरन को सावधानी से सहारा दिया और छठे बड़े भाई को मुख्य द्वार से अंदर लाने की तैयारी की। इससे छठे बड़े भाई की उपस्थिति पूरी तरह से उचित हो जाएगी। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वे ट्रांसफर स्टेशन से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि शुनजी 3 अधिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे और चलते समय कुछ इशारा कर रहे थे। यह देखकर कि अधिकारी अपने हाथों में लैन एयर और यू एयर के चित्र पकड़े हुए थे, जबकि शुनजी ने उनके स्थान की ओर इशारा किया। यह बुरा है, शुनजी ने यहां अधिकारियों का नेतृत्व किया है, हे झिरन ने कहा। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, वह पहले ही अंतरिक्ष से 2 दोहराए जाने वाले क्रॉसबो निकाल चुकी थी। मो जियुए ने दोहराए जाने वाले क्रॉसबो पर कब्जा कर लिया। उन दोनों ने एक ही समय में सैनिकों पर गोली चला दी। तीनों सैनिक मृत होकर गिर पड़े, जबकि केवल शुनजी की आंखें और मुंह सदमे में खुला रह गया। मो जियुए ने हे झिरन को शुनजेट के पास खींच लिया और उसके चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जो नौकर उन्होंने खरीदा है वह उन्हें इतनी जल्दी बेचने की कोशिश करेगा। उन्हें देखकर शुनजी का शरीर सहज रूप से कांप उठा। वो तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और मुंह से अस्पष्ट आवाजें निकालते हुए झुकता रहा। शुनजी होठों को पढ़ सकता था, लेकिन मो जियुए का उसके साथ संवाद करने का इरादा नहीं था, क्योंकि वह पहले ही समझ गया था कि शुनजी ऐसा क्यों कर रहा था। लैन एयर और यू एयर के चित्रों के नीचे बड़े शब्द स्पष्ट रूप से लिखे गए थे। सुराग देने वालों को 100 टन चांदी का इनाम देने की पेशकश की गई थी। संभवतः शुनजी 100 टन इनाम के लिए ऐसा कर रहा था। मूल रूप से उन्होंने दक्षिणी शिनजियांग छोड़ने पर उसकी दास्ता का अनुबंध वापस करने की योजना बनाई थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने ऐसी चापलूसी वाली चाल चली। ऐसा लग रहा था कि शुनजी को भी नहीं रखा जा सकता। मो जियुए ने हथेली के एक प्रहार से शुनजी की जान ले ली, फिर उसकी लाश को कई अधिकारियों की लाशों के साथ यार्ड में ले गया। जब तक उनके जाने से पहले किसी को कुछ पता नहीं चलता, तब तक सब ठीक रहेगा। सब कुछ संभालने के बाद दोनों अभी भी बेहोश मो जिनियन को घर में ले आए। मो जिनियन की उपस्थिति ने चौथे बड़े भाई और 7वें बड़े भाई दोनों को चौंका दिया। विशेषकर 7वें बड़े भाई, जो उस समय छठे बड़े भाई के साथ दुर्घटना का शिकार हो गया था। अब जब दोनों भाई फिर से एक हो गए तो कुछ ऐसा ही नजारा था। 9वां छोटा भाई, तुम्हें छठा बड़ा भाई कहाँ मिला? मो जियुए ने संक्षेप में बताया कि कैसे उन्होंने छठे बड़े भाई को पाया और कैसे उन्होंने दक्षिणी झिनजियांग के सम्राट को मार डाला। फिर उन्होंने कहा, चौथे बड़े भाई, 7वें बड़े भाई, अब जबकि दक्षिणी शिनजियांग के सम्राट की मृत्यु हो गई है, दक्षिणी शिनजियांग निश्चित रूप से अराजकता में होगा। हमें यहां से निकलने के लिए अराजकता का फायदा उठाना चाहिए। चौथे बड़े भाई और 7वें बड़े भाई दोनों उनके विचार से सहमत थे। बात सिर्फ इतनी है कि जब उन्होंने अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सोचा, तो उन्होंने तुरंत आत्मविश्वास खो दिया। 7वें बड़े भाई ने आह भरते हुए कहा, 9वें छोटे भाई, हालांकि दक्षिणी झिनजियांग अराजकता में होगा, आप और 9वीं भाभी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप चौथे भाई और मुझे लाते हैं, तो मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं होगा। अकेले रहने दे कि यह 9वें भाई और 9वीं भाभी को नीचे खींच लेगा। वास्तव में, हे झिरन और मो जियुए ने पहले ही जाने का रास्ता निकाल लिया था, मुख्य रूप से उसके स्थान पर भरोसा करते हुए। परंतु यह विधि दोनों बड़े भाइयों को नहीं समझाई जा सकी। मो जियुए ने बहुत अधिक स्पष्टीकरण नहीं दिया। चिंता मत करो, रैन रैन, और मैंने तुम्हें दूर ले जाने का एक तरीका ढूंढ लिया है। चूंकि उसने इसे इस तरह कहा था, चौथे बड़े भाई और 7वें बड़े भाई ने अब कोई आपत्ति नहीं जताई। देर करने का समय नहीं था। दक्षिणी शिनजियांग में अराजकता से पहले उनके लिए छुट्टी लेना बेहतर था। अब चौथा बड़ा भाई और 7वां बड़ा भाई शांत थे। जब हे झिरन ने चांदी की सुइयां निकाली, तो उसने कहा, चौथे बड़े भाई, 7वें बड़े भाई, मुझे पहले आपका इलाज करने दो। इससे पहले कि दोनों बड़े भाई प्रतिक्रिया दे पाते, हे झिरन की सुइयां उनके एक्यूपॉइंट पर चुभ चुकी थी। जल्द ही दोनों गहरी नींद में सो गए। उन्होंने झिरन ने छठे बड़े भाई के एक्यूपॉइंट को भी चुभाया और उन सभी को एक साथ अंतरिक्ष में भेज दिया। फिर उसने लैन एयर और यू एयर को बुलाया और उन्हें बेहोश करके अंतरिक्ष में भेजकर वही काम किया। कुछ खाना खाने और शहर छोड़ने की तैयारी करने से पहले उसने और मो जियुए ने भी जगह में फिर से कपड़े पहने। इस समय यह दक्षिणी शिनजियांग में सुबह की अदालत थी। दक्षिणी शिनजियांग के सभी नागरिक और सैन्य अधिकारी मुख्य हॉल में एक दूसरे के सामने थे।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आज बादशाह सुबह सुबह दरबार में क्यों नहीं आए। उसी समय दक्षिणी जिंजियान का हरम पहले से ही अराजकता में था। सम्राट के निजी रक्षक और यमदूत धीरे धीरे जाग गए और पाया कि उनका मालिक गायब हो गया था। महारानी गायब थी और अब सम्राट भी गायब था। हर किसी को नहीं पता था कि खबर किसे देनी है। असहाय होकर प्रधान किन्नर केवल अपने दांत पीसकर सुबह की अदालत में जा सका। यह एक बड़ा मुद्दा था और किन्नर ने इसे व्यापक रूप से प्रचारित करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल क्राउन प्रिंस को ही इसके बारे में बता सकता था। जब क्राउन प्रिंस ने सुना कि महामहिम गायब हो गए हैं तो उनके दिल में बहुत खुशी हुई, लेकिन उन्होंने इसे जाहिर नहीं किया। उन्हें केवल यह आशा थी कि महामहिम हमेशा के लिए गायब रहेंगे ताकि वे देश को नाम और पदार्थ के रूप में विरासत में प्राप्त कर सकें। जिस समय युवराज मन ही मन अपने भविष्य की गणना कर रहा था, लोग पहले से ही अधीरता से पूछताछ करने आ चुके थे। महामहिम युवराज, महामहिम के बारे में क्या ख्याल है? क्राउन प्रिंस ने सबके सामने यह घोषणा करने से पहले इस बारे में सोचा भी नहीं था कि महामहिम गायब हो गए हैं। केवल इस तरह से ही वह वास्तविक प्रभारी व्यक्ति बन सका। निश्चित रूप से उनके द्वारा यह घोषणा करने के बाद सभी ने मांग की कि महामहिम क्राउन प्रिंस स्थिति को नियंत्रित करें। हालांकि क्राउन प्रिंस नहीं चाहते थे कि महामहिम वापस आएं, फिर भी उन्हें उपस्थित रहना पड़ा। उसने तुरंत शहर के सभी सैनिकों और इंपीरियल गार्ड्स को राजधानी को सील करने का आदेश दिया ताकि खलनायक को भागने की अनुमति न दी जा सके। सौभाग्य से मो जियुए और हे झिरन ने तुरंत कार्रवाई की। जैसे ही दोनों नगर द्वार पर पहुंचे, बड़ी संख्या में सैनिक वहां आ पहुंचे। यह देखकर गेट पर तैनात सिपाहियों को अंदाजा हो गया कि कोई बड़ी घटना हो सकती है। उन्होंने तुरंत नगर का फाटक बंद कर दिया। मो जियुए और हे झिरन ने एक दूसरे की ओर देखा, यह स्पष्ट रूप से जानते हुए कि अब शहर को खुले तौर पर छोड़ना संभव नहीं था। परंतु जब बड़ी संख्या में सैनिक नगर द्वार पर पहरा दे रहे थे तब उन्हें बाहर निकलना पड़ा, तभी वे सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे। रन रैन, मैं तुम्हें सावधानी से पकड़ लूंगा और हम शहर की दीवार को पार कर जाएंगे। उसने झिरन ने अवचेतन रूप से उसके सपाट पेट पर नजर डाली और सिर हिलाया। ठीक है। अब उसकी सुरक्षा के लिए भी कोई था, उसे अपने हर काम में अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती थी। आखिरकार यह दिन का उजाला था। मो जियुए के उत्कृष्ट क्विंगों के साथ भी इतना बड़ा आंदोलन सैनिकों का ध्यान आकर्षित करेगा। उसने हे झिरन को गले लगाया ही था और शहर की दीवार पर कूद गया था, तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, तीर चलाओ, कोई शहर की दीवार पर है। चिल्लाने की आवाज सुनकर मो जियुए की पहली प्रतिक्रिया हे झिरन की रक्षा करने की थी, साथ ही गति तेज करने की भी थी। स्थिति को खराब होता देख हे झिरन ने अपने विचारों को आगे बढ़ाया और मो जियुए को अंतरिक्ष में लाया। ऐसे में वह कोई जोखिम भरा कदम नहीं उठाना चाहती थी। शिनजियांग के सैनिकों ने अपनी आंखों से देखा कि शहर की दीवार पर मौजूद दो लोग पलक झपकते ही गायब हो गए। उन सभी ने सोचा कि उन्हें मतिभ्रम हो रहा है और वे अपनी आंखें मलते रहे। दो जिंदा लोग ऐसे ही दिनदहाड़े गायब हो गए। इस समय यदि दिन का उजाला न होता तो उन्हें लगता कि उन्होंने भूत देखे हैं। अंतरिक्ष में खींचे जाने के बाद मो जियुए भी बहुत आश्चर्यचकित थे, लेकिन इस समय उन्हें अपनी पत्नी की भलाई की सबसे अधिक चिंता थी। रैन रैन, क्या आप कहीं भी असहज हैं? मैं ठीक हूं, चिंता मत करो, उसने झिरन ने धीरे से कहा। यह उनके लिए छोड़ने का महत्वपूर्ण बिंदु था। उनके साथ बिल्कुल भी कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। जब वे अभी शहर की दीवार पर थे तो उन्हें पहले ही कई अधिकारियों और सैनिकों ने देखा था। इसलिए हे झिरन ने फिर से अपना पहनावा बदल लिया। मो जियुए के मूल ग्रे कोट को हरे रंग में बदल दिया गया था और हे झिरन भी चमकीले रंग की पोशाक में बदल गया था। दोबारा रवाना होने से पहले दोनों लगभग 10 मिनट तक अंतरिक्ष में रहे। उनकी पिछली कार्रवाइयों ने पहले से ही अधिक सैनिकों को शहर के बाहर पीछा करने के लिए सचेत कर दिया था। जब वे फिर से शहर की दीवार पर दिखाई दिए तो इतने सारे गार्ड नहीं बचे थे। दोनों तेजी से शहर की दीवार से कूद गए और भीड़ के बीच स्वाभाविक रूप से चलने लगे। पोशाक बदलना वास्तव में अपनी पहचान छिपाने का एक अच्छा तरीका था। जब सैनिकों ने उन्हें शहर की दीवार पर देखा तो उन्हें केवल उनके कपड़ों का रंग दिखाई दिया। अब शहर के बाहर खोज करते समय वे केवल इस सुराग का उपयोग कर सकते थे। शहर के बाहर सरकारी सड़क पर कुछ आम लोग थे, लेकिन चूंकि बड़ी संख्या में सैनिक आ गए, आम लोग एक के बाद एक छिपते गए। वे नहीं जानते थे कि क्या हुआ था और वे इसमें शामिल होने से डरते थे। बिना किसी महत्वपूर्ण कार्य के उनमें अब और रुकने का साहस नहीं हुआ। मो जियुए और हे झिरन ने अपने सिर नीचे झुकाए रखे और आगे बढ़ते हुए आम लोगों की घबराई हुई भागने वाली शक्ल की नकल की।
रास्ते में उन्हें कई बार पूछताछ कर रहे सैनिकों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार वे सुरक्षित निकल गए। आखिरकार अगले शहर के प्रवेश द्वार पर पहुंचने से पहले दोनों 1 घंटे से अधिक समय तक दौड़ते रहे। शायद दक्षिण शिनजियांग के अधिकारियों को उनके इतनी जल्दी भागने की उम्मीद नहीं थी। नाकाबंदी का आदेश अभी तक यहां नहीं पहुंचा था और यह जगह अब भी काफी शांतिपूर्ण दिख रही थी। उनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि राजधानी शहर से पूरे रास्ते की यात्रा इतनी आसानी से होगी। वापसी यात्रा पर अधिक लोगों के होने के कारण उनकी एसयूवी का उपयोग नहीं किया जा सका। सौभाग्य से हे झिरन ने पहले से ही अपने स्थान पर घोड़े पाल रखे थे और वे अब काम में आए। जहां तक गाड़ियों की बात है, जब तक लकड़ी थी, ऑपरेटिंग टेबल उन्हें बना सकती थी। उन्होंने इस युग में गाड़ियों की शैली के अनुसार 2 गाड़ियां बनाई और मो जियुए ने घोड़ों का दोहन किया। गाड़ियां विशेष थीं। बिना खिड़कियों के अलावा वे बाहर से बहुत साधारण दिखते थे। लोगों को अंदर देखने से रोकने के लिए गाड़ी के दरवाजे बंद किए जा सकते थे। लेकिन गाड़ियों के अंदर एक पूरी दुनिया थी। चौथे और सातवें भाइयों की शारीरिक स्थिति को देखते हुए उनके लिए शुरुआत में लंबी दूरी की यात्रा करना उपयुक्त नहीं था। यदि गाड़ियां भी असुविधाजनक थीं, तो यह कहना कठिन होगा कि क्या वे दोनों सुरक्षित रूप से उत्तर पश्चिम तक पहुंच पाएंगे। इसलिए उसने जानबूझकर गाड़ियों के पूरे अंदरूनी हिस्से को मोटी सूती गद्दी से लपेट दिया, ताकि उस पर लेटना आधुनिक दुनिया में एक बड़े बिस्तर जितना आरामदायक हो, जिससे यात्रा और अधिक सहनीय हो जाए। खिड़कियों की कमी और दरवाजों पर लगाए गए तालों पर भी हे झिरन ने सावधानीपूर्वक प्रतिकारात्मक उपाय के रूप में विचार किया। यदि उन्हें सड़क पर या शहर के फाटकों से गुजरते समय किसी खतरे का सामना करना पड़ता है और उनसे पूछताछ की जाती है, तो वह गाड़ी के दरवाजे जल्दी बंद कर सकती है और उन्हें अपने स्थान पर वापस ले जा सकती है। इस तरह अंदर के लोग बाहरी वातावरण को देखने में असमर्थ होंगे, जिससे सीधे तौर पर उसके स्थान को उजागर करने की दुविधा हल हो जाएगी। और फिर राइस बॉल थी। उन सभी ने अपनी आंखों से उस छोटे लड़के को उनके साथ बाहर जाते देखा था। वापसी यात्रा पर अधिक लोगों के होने के कारण वे कोई भी बहाना नहीं छोड़ सकते थे जिससे संदेह पैदा हो। उसे भी बाहर निकालना पड़ा। पलक झपकते ही गाड़ियां तैयार हो गईं। झिरन ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके तीनों भाइयों को एक गाड़ी में भेजा और लैन एयर और यू एयर को दूसरी गाड़ी में भेजा। फिर उसने राइस बॉल उठाई और धीरे से कहा, राइस बॉल अच्छी हो। हम घर जा रहे हैं। तुम्हें कुछ दिनों तक उन दोनों बहनों के साथ रहना होगा। अपने मालिक की बातें सुनकर राइस बॉल स्पष्ट रूप से नाखुश होकर अपनी बाहों में उसे जोर से रगड़ने लगी। लेकिन स्वादिष्ट बांस की कोपले और फॉर्मूला दूध पाने के लिए उसे अपने मालिक की आज्ञा माननी पड़ती थी। तो छोटे आदमी ने अपने मालिक की ओर दुख भरी निगाहों से देखा और अनिच्छा से गाड़ी में बैठ गया। सब कुछ तैयार होने के साथ हे झिरन जल्द से जल्द सड़क पर आने के लिए जगह छोड़ने वाला था। मो जियुए ने परेशान होकर दोनों गाड़ियों को देखा। उसे वहां जाने के इरादे से खड़ा देखकर जीरन ने पूछा, क्या कुछ और भी है जिसे संभालने की जरूरत है? मो जियुए ने 2 गाड़ियों की ओर इशारा किया और कहा, 2 गाड़ियां। हमें बाहर जाकर एक कोचमैन को काम पर रखना होगा। कोई जरूरत नहीं, मैं भी गाड़ी चला सकती हूँ। हम दोनों एक गाड़ी चलाएंगे। वह किसी को काम पर रखने से असहमत थी। करीबी कॉल के बाद वह पहले से ही डरी हुई थी। क्या होगा यदि जिस कोचमैन को उन्होंने काम पर रखा था वह बेईमान व्यक्ति था? क्या यह परेशानी मांगना नहीं होगा? मो जियुए इस तर्क को अच्छी तरह से जानता था। लेकिन इस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी और उसके लिए लंबी दूरी की यात्रा करना बिल्कुल अनुचित था। अगर रास्ते में कुछ भी गलत हो गया तो शायद वह इस जीवन में खुद को कभी माफ नहीं करेगा। उस समय मो जियुए के दिल में अपराध बोध पहले ही उमड़ चुका था। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में अगर उसने वैसा नहीं किया जैसा उसकी पत्नी ने कहा था, तो उसे नुकसान होगा। उस मामले में चलो इसे धीरे से लें। यदि कोई असुविधा हो तो तुम्हें तुरंत मुझे बताना होगा। यह देखकर कि वह सहमत है, वह झिरन जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। ठीक है, मुझे पता है। हमें जल्दी करनी होगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह जोड़ा पहले ही 2 गाड़ियों के साथ अंतरिक्ष के बाहर आ चुका था। पति पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर एक स्वर में गाड़ियां चल दी। गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ी और जल्द ही शहर के द्वार पर पहुंच गईं। वहां नाकाबंदी अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं की गई थी, शायद इसलिए क्योंकि दक्षिण शिनजियांग सम्राट के लापता होने की खबर अभी तक यहां नहीं फैली थी। हालांकि क्राउन प्रिंस की हवेली में चोरी से पहले ही शहर में भारी हंगामा मच गया था। इसलिए राहगीरों का नियमित निरीक्षण आवश्यक था। इस समय गाड़ियों में कुछ लोग अभी भी बेहोश थे। दंपति ने गाड़ियों को एक सुदूर स्थान पर ले जाया और उन्हें अंतरिक्ष में वापस ले लिया। फिर वे बेफिक्र होकर पैदल ही नगर फाटक की ओर चल दिए।
उनका श्रृंगार दक्षिण शिनजियांग के आम लोगों से अलग नहीं था। शहर के गेट पर गार्डों ने उन्हें जाने देने से पहले केवल कुछ सरल प्रश्न पूछे। पहला शहर आसानी से पार करने के बाद जोड़े ने अपनी सतर्कता में कोई ढील नहीं दी। दक्षिण शिनजियांग के सम्राट का गायब होना इतनी बड़ी घटना थी कि यह खबर निश्चित रूप से हर जगह तेजी से फैल जाएगी। उन्हें केवल यही उम्मीद थी कि वे तेजी से यात्रा कर सकते हैं ताकि दक्षिण शिनजियांग के पूरी तरह से नाकाबंदी के अधीन होने से पहले वे दाशी क्षेत्र में लौट सकें। एक एकांत जगह खोजने के बाद हे झिरन ने अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए दोनों गाड़ियों को वापस जगह से बाहर ले लिया। रवाना होने के लगभग 1 घंटे बाद हे झिरन ने लैन एयर और यू एयर को गाड़ी के अंदर बात करते हुए सुना। सिस्टर लैन एयर, वास्तव में हम कहाँ हैं? यू एयर ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि गाड़ी के अंदर से चीख सुनाई दी, आह! सिस्टर लैन एयर, एक प्यारी सी गेंद घूम रही है। यह क्या है? गाड़ी के अंदर घुप्पा अंधेरा था। ट्राइस बॉल यू एयर के बगल में बैठी थी, इसलिए लैन एयर को नहीं पता था कि यू एयर किस प्यारे गेंद के बारे में बात कर रहा था। इसके अलावा वह स्वभाव से हमेशा शांत रही थी। अज्ञात खतरे की ऐसी जगह में भले ही वास्तव में किसी प्रकार की रोएंदार गेंद हो, वह यू एयर की तरह चिल्लाएगी नहीं। यू एयर को आगे चिल्लाने से रोकने के लिए लैन एयर ने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया और धीमी आवाज में कहा, कोई शोर मत करो, हमें गाड़ी में होना चाहिए। लैन एयर ने पहले ही उस हिलती हुई भावना को भांप लिया था और निर्धारित किया था कि उन्हें एक गाड़ी में होना चाहिए। यू एयर की आंखें खुली हुई थी और वो खुद को शांत करने की पूरी कोशिश कर रही थी। उनकी आवाजें सुनकर झिरन ने तुरंत जवाब दिया, डरो मत, वह मेरा पालतू जानवर है और तुम गाड़ी में बहुत सुरक्षित हो। हे झिरन की आवाज सुनकर यू एयर के चौंके हुए दिल को कुछ राहत मिली। हे झिरन ने समझाते हुए कहा, हम दशी की ओर जा रहे हैं। सड़क पर किसी भी खतरे को रोकने के लिए मैंने विशेष रूप से बिना खिड़कियों वाली 2 गाड़ियां खरीदी। और आपने जिस रोएदार गेंद का उल्लेख किया है वह मेरा पालतू जानवर है। इसका व्यवहार बहुत अच्छा है और इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लैन एयर ने स्थिति की तात्कालिकता को समझा। इसके अलावा वह महसूस कर सकती थी कि वह झिरन ही गाड़ी चला रहा था। उनमें और उनकी बहन में ऐसे कौन से गुण और प्रतिभाएं थी कि उन्हें इस पति पत्नी ने न केवल बचाया, बल्कि यह जोड़ा उन्हें दक्षिण शिनजियांग से दूर लाने के लिए इतना बड़ा जोखिम भी उठा रहा था। वह लैन एयर इस दयालुता को याद रखेगी। जब तक वह जीवित रहेगी, वह भविष्य में एक राजकुमारी की सेवा के प्रति वफादारी के साथ मैडम जियू की सेवा करने के लिए उसके साथ रहेगी। यू एयर को स्वाभाविक रूप से ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, उसके मन में इतने विचार नहीं थे और वह हमेशा लैन एयर की बात सुनती थी। जब चौथी राजकुमारी ने उसे विवाह गठबंधन के लिए अपने साथ लाने का फैसला किया, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि वह आज्ञाकारी थी। वह झिरन को नहीं पता था कि लैन एयर क्या सोच रहा था। उसने चीजों को स्पष्ट रूप से समझाया, फिर सड़क पर चलता रहा। मो जियुए की ओर से सबसे पहले जागने वाला 7वां बड़ा भाई था। उसके आसपास का वातावरण बिल्कुल वैसा ही काला था, लेकिन मार्शल आर्ट कौशल वाले किसी व्यक्ति के लिए इस तरह का अंधेरा बिल्कुल भी नहीं था। यह महसूस करते हुए कि माहौल बदल गया है, उन्होंने तुरंत सवाल नहीं पूछा, बल्कि चारों ओर देखा। थोड़ा ऊबड़ खाबड़ एहसास और घोड़े की टापों की आवाज से उसे पता चल गया कि वह एक गाड़ी में है। चौथा बड़ा भाई और छठा बड़ा भाई उसके साथ थे। उसने सबसे पहले चौथे बड़े भाई को धक्का दिया। चौथे बड़े भाई, उठो। चौथा बड़ा भाई पहले से ही जागने के लक्षण दिखा रहा था और मो युएन्स द्वारा उसे इस तरह धक्का देने के बाद वह पूरी तरह से जाग गया था। मो जियुए ने भी गाड़ी में हलचल सुनी और तुरंत समझाया, चौथे बड़े भाई, 7वें बड़े भाई, चिंता मत करो, आप अब बहुत सुरक्षित हैं। अपने 9वें छोटे भाई की आवाज सुनकर दोनों भाई पूरी तरह निश्चिंत हो गए। हालांकि वे विशिष्ट स्थिति को नहीं जानते थे और यह भी नहीं जानते थे कि वे गाड़ी में क्यों जागेंगे। किसी भी स्थिति में अपने 9वें छोटे भाई के साथ उन्हें सुरक्षित होना चाहिए। अब तक लगभग दोपहर हो चुकी थी और गाड़ी अगले शहर में प्रवेश कर चुकी थी। उनकी समझ के अनुसार यह दक्षिणी सीमा क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर था और इसे पार करने में शायद उन्हें रात होने तक का समय लग जाएगा। भले ही वे जल्दी में हों, उन्हें अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना था। उन्होंने थोड़ी देर के लिए हेजिरान के साथ चर्चा की और पहले शहर में थोड़ी देर आराम करने और अपने रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले कुछ खाने का फैसला किया। अंधेरा होने के बाद शहर छोड़ देना सबसे अच्छा होगा। यहाँ तक कि गाड़ी में आराम करना भी शहर की तुलना में अधिक सुरक्षित होगा। आखिरकार कोई नहीं जानता था कि दक्षिणी सीमावर्ती सम्राट के लापता होने की खबर इस स्थान पर कब पहुंचेगी। बाद में फिर से जाने की इच्छा करना उनके लिए परेशानी भरा होगा। योजना के अनुसार दोनों गाड़ी को एक सुदूर स्थान पर ले गए।
मो जियुए ने भोजन खरीदने के लिए बाहर जाने का नाटक किया, जबकि वास्तव में वह झिरन उसके स्थान पर कुछ तत्काल भोजन खरीद रहा था। पति पत्नी ने गाड़ी के डिब्बे अलग अलग खोले, पहले निजी मामले निपटाए, फिर जमकर खाना खाया। पिछली रात से अब तक यह पहला भोजन था जो वे खा रहे थे, और बिना अधिक परिश्रम के भी वे भूखे थे। अपने मालिक को देखकर बाओ डैन तुरंत उसकी बाहों में चढ़ गया और सहवास करने लगा। हल्की मिमियाहट ने हे झिरन का दिल पिघला दिया, और वह अपना पसंदीदा भोजन तैयार करने के लिए जल्दी से एक तरफ छिप गई। भरपेट खाने के बाद जैसे ही वह झिरन उन्हें अपने रास्ते पर आगे बढ़ने का आग्रह करने के लिए तैयार हो रही थी, मो जियुए की ओर से हलचल हुई। नौवां छोटा भाई, नौवीं छोटी भाभी, जल्दी आओ, छठा बड़ा भाई जाग रहा है। मो यून से स्पष्ट रूप से कुछ हद तक उत्साहित थे। मो जियुए और हे झिरन तेजी से आगे बढ़े। छठे बड़े भाई की स्थिति चौथे बड़े भाई और सातवें बड़े भाई की तुलना में बहुत बेहतर थी। इस समय वह पहले से ही बैठा हुआ था, बात सिर्फ इतनी थी कि उसकी आंखें अभी भी थोड़ी सी चकित लग रही थी। छठा बड़ा भाई, छठा बड़ा भाई, पुराना 6। तीनों भाइयों ने एक ही समय में मो जिनियन को बुलाया। मो जिनियन की नजरें उसके भाइयों से मिली, और वह अभी भी थोड़ा भ्रमित था, खासकर जब मो यूनसे को देख रहा था। सातवें छोटे भाई, क्या हम बच गए? उसे याद आया कि उसे और सातवें छोटे भाई को युद्ध के मैदान में एक साथ जहर दिया गया था, और जागने के बाद उन्हें एक गहरे काले भूमिगत जेल कक्ष में बंद कर दिया गया था जहां वह अपनी उंगलियां नहीं देख सकता था। गार्ड रोज आते थे और नियमित रूप से उसे पीटते थे, जोर से इतना जोर लगाते थे कि वह बुरी तरह क्षत विक्षत हो जाता था, लेकिन मर नहीं पाता था। इस तरह की यातना लगभग 1 महीने तक जारी रही। आखिरकार एक दिन एक रहस्यमय व्यक्ति आया और उस पर एक कीड़ा डाल दिया, जबकि वह केवल बेहोशी की हालत में था। लेकिन अब वह अपने भाइयों के साथ था। क्या उसकी यादों में सब कुछ एक सपना हो सकता था? चूंकि वह स्वयं इसका पता नहीं लगा सका, इसलिए वह केवल सातवें छोटे भाई से ही पूछ सका, जिसका अनुभव भी उस वर्ष उसके जैसा ही था। अपने भाइयों को इस हालत में जागते हुए देखकर मो शियुयान को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। छठा छोटा भाई, हम सभी भाई एक ही कठिन परीक्षा से गुजरे, दक्षिणी बॉर्डलैंड्स के मिस्टर सी मेंग नामक एक व्यक्ति के हाथों में पड़ गए। आप और सातवें छोटे भाई दोनों को उसके कठपुतली कीड़ागू द्वारा नियंत्रित किया गया था। यह सामान्य है कि आपको याद नहीं है कि उस दौरान क्या हुआ था। सौभाग्य से नौवें छोटे भाई और नौवीं छोटी भाभी ने कुछ गड़बड़ देखी और हम भाइयों को बचाने आए, इसलिए हम यह दिन देखने के लिए जीवित रहे। चौथे बड़े भाई को इतना कुछ सुनने के बाद मो जिनियन की नजर स्पीकर पर पड़ी। आवाज स्पष्ट रूप से नौवें छोटे भाई की थी, लेकिन वह व्यक्ति नहीं था। आप कौन हैं? इस समय मो जियुए अपनी पहचान उजागर नहीं कर सके, वे केवल इतना ही बता सके, छठे बड़े भाई, हम इस समय दक्षिणी सीमा क्षेत्र में हैं। मैंने यात्रा की सुविधा के लिए खुद को इस तरह से प्रच्छन्न किया। स्थिति को देखकर चौथे बड़े भाई ने भी समझाने में मदद की, छठे छोटे भाई, यह वास्तव में नौवां छोटा भाई है, इसमें कोई गलती नहीं है। मो जियुए जाने की जल्दी में थे और छठे बड़े भाई को ज्यादा कुछ नहीं समझा सके। छठे बड़े भाई, चौथे बड़े भाई और सातवें भाई को बताएं कि क्या हुआ। हम अपने रास्ते पर चलते रहेंगे। अगर आपको कोई असुविधा महसूस हो तो तुरंत मुझे फोन करें। यदि यह सामान्य समय होता तो छठे बड़े भाई को जागते हुए देखकर मो जियुए ने निश्चित रूप से उससे विस्तार से बात की होती। लेकिन मौजूदा हालात ने उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। रात होने से पहले उसे शहर से बाहर निकलना था। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी और वह गाड़ी के डिब्बे के अंदर की बातचीत सुन सकता था। चौथे बड़े भाई और सातवें भाई ने मो जिनियन को वह सब कुछ बताया जो उन्होंने नौवें छोटे भाई से सीखा था। सुनने के बाद मो जिनियन की कनपटी गुस्से से भर गई और उसने गाड़ी के डिब्बे में जमकर मुके मारे। मो जियुए को केवल यह महसूस हुआ कि उसके पीछे की गाड़ी चरमराने की आवाज कर रही थी, और पीछे मुड़कर देखा तो डिब्बा थोड़ा सा खुल गया था। सौभाग्य से उसकी पत्नी ने डिब्बे को बनाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली लकड़ी का चयन किया था, अन्यथा छठे बड़े भाई के उस मुके से डिब्बे के टुकड़े टुकड़े हो गए होते। मो जियुए ने गाड़ी धीमी की और गाड़ी के अंदर की ओर बोला, छठे बड़े भाई, सब कुछ पहले से ही अतीत में है। कोई बात नहीं, अब जब हम भाई फिर से मिल सकते हैं, तो हमें यह सोचना चाहिए कि भविष्य में कैसे अच्छा रहना है। मो युवांस ने भी मना लिया, यह सही है छठे भाई, हम सभी पुरुष हैं, हमें वास्तविकता को स्वीकार करना सीखना होगा। ऐसा नहीं था कि मो जिनियन वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकता था, बात यह थी कि जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता था, उसे उतना ही गुस्सा आता था। वह 8 फुट लंबा आदमी वास्तव में एक कीड़े द्वारा नियंत्रित किया गया था, और यह पर्याप्त नहीं था, उसने मूर्खतापूर्वक दूसरों के लिए अपना जीवन भी बेच दिया था।
एक मो परिवार के व्यक्ति के रूप में उन्होंने महसूस किया कि यह सब बहुत अपमानजनक था। हालांकि अभी चौथे बड़े भाई और सातवें छोटे भाई ने उससे कहा था कि नौवें छोटे भाई और नौवीं छोटी भाभी के प्रयासों के कारण वह अपने भाइयों के साथ फिर से मिल सका। नौवें छोटे भाई और नौवीं छोटी भाभी ने उन्हें बचाने के लिए दक्षिणी सीमा पर आकर अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, चाहे वह इस दूसरे जीवन को जो भी मिला हो उसे संजो कर रखे। मो जिनियन ने कहा, आपने जो कुछ भी कहा है मैं उसे समझता हूँ, मैं बस थोड़ा नाराज हूँ, यह देखते हुए कि छठा बड़ा भाई अब इतना उत्तेजित नहीं था। तभी उसे झिरन को थोड़ा और आराम महसूस हुआ। उसने गाड़ी की गति थोड़ी सी बढ़ाई ही थी कि उसके पीछे वाली गाड़ी का दरवाजा अंदर से खुल गया। नौवे छोटे भाई, मैं नौवीं भाभी की गाड़ी पकड़ने जाऊंगा ताकि उसे कुछ देर आराम कर सकूं, मो जिनियन ने कहा, और वह गाड़ी से कूदने ही वाला था। हे झिरन ने भी उसकी हरकत पर ध्यान दिया और तुरंत कहा, छठे बड़े भाई, मैं यह कर सकता हूं। गू जहर से छुटकारा पाने के बाद से आपका शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए आराम करने के लिए इन दिनों गाड़ी में रहें और एक ही समय में चौथे और सातवें बड़े भाइयों की देखभाल करें। ऐसा नहीं था कि वह स्वयं गाड़ी चलाने के लिए दृढ़ थी, वह और मो जियुए पहले से ही इस बात पर सहमत थे कि यदि उन्हें सड़क पर किसी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा तो वे गाड़ी का दरवाजा बंद कर देंगे और गाड़ी को एक साथ अंतरिक्ष में भेज देंगे। यदि छठा बड़ा भाई गाड़ी चलाने आता तो वह इस तरह काम करना जारी नहीं रख पाती। सभी को सुरक्षित रूप से दक्षिणी सीमांत छोड़ने के लिए हे झिरन को अपने दांत पीसने पड़े और चाहे कुछ भी हो, डटे रहना पड़ा। वास्तव में जब मो जियुए ने देखा कि छठा बड़ा भाई ठीक है, तो वह अपने बड़े भाई को अपनी पत्नी की जगह गाड़ी चलाने की अनुमति देकर खुश था। लेकिन सड़क पर उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में सोचते हुए, अगर वह अकेला होता तो यह आसान होता, लेकिन 2 गाड़ियों और 7 लोगों के साथ उसकी पत्नी की जगह के बिना संकट को हल करना असंभव होता। मो जियुए ने व्यथित होकर अपनी पत्नी की ओर देखा और उसे जबरदस्ती समझाया, छठे बड़े भाई, झिरन चिकित्सा को समझता है, आपको उसकी बात सुननी चाहिए। जब उन दोनों ने उसकी शारीरिक स्थिति का जिक्र किया, तभी मो जिनियन ने इसे ध्यान से महसूस किया। कुछ चक्कर और बेचैनी को छोड़कर वह ठीक थे। इसके अलावा उसे नौवीं भाभी की गर्भावस्था के बारे में भी नहीं पता था। यह देखकर कि दंपत्ति ने जिद की, उसके पास जिद करने का कोई कारण नहीं था। ठीक है, मैं पहले गाड़ी में आराम करूंगा। नौवीं भाभी, अगर आप गाड़ी बदलने में थक जाएं तो मुझे बुला लेना। ठीक है, जब मैं थक जाऊंगा तो छठे बड़े भाई को बुलाऊंगा, जीरन ने जवाब दिया और गाड़ी को आगे बढ़ाना जारी रखा। पूरे रास्ते यात्रा सुचारू रूप से चलती रही और समय पर नगर द्वार पर पहुंची। ऐसा लग रहा था कि हाल ही में सीमा से चोरी छिपे 2 लोगों के घुसने से दक्षिणी सीमांत को झटका लगा है। जब वे अंदर आए तो कोई निरीक्षण नहीं हुआ, लेकिन वापस जाते समय जाहिर तौर पर कई और जांच चौकियां थीं। पहले की तरह योजना के मुताबिक दोनों ने एक सुनसान गली ढूंढ ली। मो जियुए गाड़ी में कई बड़े भाइयों की बातचीत सुन सकते थे। उन्हें संदेह न हो, इसके लिए उन्होंने समझाना जरूरी समझा। चौथा बड़ा भाई, छठा बड़ा भाई, सातवां बड़ा भाई, शहर का द्वार ज्यादा दूर नहीं है और गार्ड इसकी रखवाली कर रहे हैं। झिरन और मैं अपना रूप बदल लेंगे ताकि हम पहचाने न जा सकें। हमने अस्थायी रूप से गाड़ियां यहां पार्क करने और देखने के लिए शहर के गेट पर जाने की योजना बनाई है। कृपया कोशिश करें कि गाड़ी में कोई शोर न करे ताकि अनावश्यक परेशानी न हो। चौथे बड़े भाई ने जवाब दिया, आप और नौवीं भाभी आगे बढ़ें और अतिरिक्त सावधान रहें। फिर गाड़ी तुरंत शांत हो गई। यह देखकर झिरन ने अपना हाथ लहराया और दोनों गाड़ियां अपनी जगह पर रख दी। वह और मो जियुए फिर बिना किसी आड़ के शहर के गेट की ओर बढ़े। इस समय तक आसमान में पहले से ही अंधेरा छा चुका था। सामान्य लोग मूल रूप से रात में शहर नहीं छोड़ते जब तक कि उन्हें कोई महत्वपूर्ण काम न करना पड़े। इसलिए शहर के द्वार पर गार्डों के एक समूह के अलावा आप शायद ही कभी नागरिकों को देख सकते थे। स्वाभाविक रूप से उनका आगमन कुछ पूछताछ के अधीन था, लेकिन मो जियुए आसानी से निकलने में कामयाब रहे और वे सफलतापूर्वक शहर छोड़ गए। शहर छोड़ने के बाद सबसे पहला काम तुरंत गाड़ियां बाहर निकालना था। सौभाग्य से मो परिवार के भाइयों को नौवें छोटे भाई और भाभी पर काफी भरोसा था। भले ही उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्हें किसी बात पर संदेह नहीं हुआ। आखिरकार वे अभी भी दक्षिणी सीमांत क्षेत्र में थे। वे रात में किसी सराय में नहीं रुक सकते थे और चूंकि वे पहले से ही आधिकारिक सड़क पर थे, इसलिए अगले शहर की यात्रा करने में बहुत समय लगेगा। बाहर सोना अपरिहार्य था। सौभाग्य से हालांकि छठे बड़े भाई को कभी कभी चक्कर आ जाते थे, लेकिन चौथे और सातवें बड़े भाई की देखभाल करना कोई समस्या नहीं थी।
मो जियुए और हे झिरन को आराम करने के लिए एक पहाड़ की तलहटी में एक एकांत जगह मिली। उन्होंने झिरन ने छठे बड़े भाई को चक्कर कम करने के लिए एक्यूपंक्चर से मदद की। वास्तव में छठे बड़े भाई के चक्कर को हल करना मुश्किल नहीं था। उसकी चेतना बहुत लंबे समय से बंद थी और उसका मस्तिष्क अचानक फिर से चालू होने के लिए थोड़ा अभ्यस्त था। एक्यूपंक्चर के बिना भी वह कुछ आराम के बाद ठीक हो जाएगा। पूरी रात बिना बात किए सभी लोग अगले दिन सुबह होने से पहले फिर निकल पड़े। मो जियुए और हे झिरन पहले से ही सड़क पर परेशानी का सामना करने के लिए तैयार थे, लेकिन क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि दक्षिणी सीमांत के सम्राट गायब थे और किसी ने आदेश जारी नहीं किया था, या कोई अन्य कारण? संक्षेप में, उनकी यात्रा अनगिनत बार उनकी कल्पना से कहीं अधिक आसान थी। 4 दिनों की यात्रा के बाद समूह अंततः दक्षिणी सीमांत की सीमा पर पहुंच गया। रात का समय हो चुका था। मो जियुए की राय में दिन की तुलना में खराब दृश्यता के इस समय सीमा चौकी को पार करना बहुत आसान होगा। इसके अलावा उसे अभी भी कुछ महत्वपूर्ण काम करना था जो अस्पष्ट दृष्टि वाली इस अंधेरी रात के लिए सबसे उपयुक्त था। इस बार चौकी से गुजरने में अधिक समय लग सकता है, इसलिए मो जियुए और हे झिरन ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने गाड़ी के अंदर मौजूद लोगों को तभी अंतरिक्ष में भेजा जब सभी लोग सो गए। मो जियुए ने अपनी पत्नी की ओर अपराध बोध से देखा और गंभीरता से कहा, रनरान, चलो चलें। ठीक है। मो जियुए ने धीरे से उसकी कमर के चारों ओर अपना हाथ डाला, ऊंची छलांग लगाई और फिर सीमा चौकी पर स्थिति का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। चौकी पर गश्त करने वाले सैनिकों की 2 टीमें थीं, जो शिफ्ट बदलने के लिए आगे पीछे घूम रही थी। शिफ्ट बदलने के दौरान करीब 10 सेकंड का गैप रहेगा। मो जियुए ने अपनी पत्नी के साथ छलांग लगाने के लिए अपने बेहतर हल्केपन कौशल का उपयोग करने के लिए इस 10 सेकंड के अंतर का लाभ उठाने की योजना बनाई। वह झिरन इस समय घबरा गया था। आखिरकार जब वे चोरी छिपे घुसे थे तब की स्थिति अलग थी। घुसपैठ के बाद भी उन दोनों का पता नहीं चला था। दक्षिणी सीमांत बैरकों को अब हाई अलर्ट पर होना चाहिए। मो जियुए ने उसकी घबराहट को महसूस किया और धीरे से सांत्वना देते हुए कहा, मुझ पर विश्वास करो, मैं निश्चित रूप से हर कीमत पर तुम्हारी और हमारे बच्चे की रक्षा करूंगा। जैसे ही वह सोच रहा था, दोनों पहले ही ऊंची छलांग लगा चुके थे और सीधे चौकी की ओर जा रहे थे। वे दक्षिणी सीमांत चौकी से 50 मीटर से अधिक आगे उतरे। गश्त कर रहे सैनिकों को पीछे मुड़ते देखकर और संभवतः जल्द ही उन्हें देख लेने पर हे झिरन मो जियुए को सीधे अंतरिक्ष में ले गया। मो जियुए ने भी बेकार नहीं किया, क्योंकि उसे उस महत्वपूर्ण मामले के लिए तैयारी करनी थी। ट्रिनरान, इस तरह मत देखो। वह झिरन जानता था कि मो जियुए क्या करने जा रहा है। उस दृश्य के बारे में सोचते ही उसे उल्टी करने की इच्छा होने लगी। ठीक है, मैं मेडिकल रूम में जाऊंगा। जब आपका काम पूरा हो जाए तो मुझे कॉल करना। अपनी पत्नी को दूर जाता देख मो जियुए ने तेजी से दक्षिणी सीमांत सम्राट का सिर काट दिया। जब वे फिर से उस स्थान से चले गए तो मो जियुए ने हे झिरन को ले लिया और अपने बेहतर प्रकाश कौशल का उपयोग करना जारी रखा। कई 100 मीटर दूर एक घने बड़े पेड़ के नीचे खड़े होने के लिए दौड़ते रहे। उसी समय हे झिरन ने दक्षिणी सीमांत सम्राट की लाश और कटे हुए सिर को बाहर निकालने के लिए भी अपनी मन की शक्ति का उपयोग किया। मो जियुए ने लापरवाही से लाश और सिर को जमीन से उठाया। ट्रिनरान, बस यहाँ छिप जाओ और मेरा इंतजार करो। अगर कोई खतरा है तो समय रहते अंतरिक्ष में चले जाओ। अगर मेरी तरफ से कुछ होता है तो मैं भी तुमसे मिलने के लिए जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाऊंगा, फिर तुम्हें बस बाहर आकर कभी कभार जांच करने की जरूरत है। वह झिरन जानता था कि चूंकि वह हल्केपन की तकनीक नहीं जानती थी और गर्भवती थी, इसलिए उसका पीछा करना मददगार नहीं बल्कि बोझ होगा। हालांकि मो जियुए को अकेले ऐसे जोखिम लेने देने से वह वास्तव में चिंता करना बंद नहीं कर सकी। अचानक उसे अपने पिछले जीवन की बुलेट प्रूफ जैकेट का ख्याल आया। इतनी शक्तिशाली गोलियों को रोका जा सकता था, इस युग के ठंडे हथियारों की तो बात ही छोड़ दे। 1 मिनट रुके, झिरन ने उसे रोकने के लिए धीरे से पुकारा। मो जियुए को नहीं पता था कि उसकी पत्नी क्या करने जा रही है, लेकिन उसने आज्ञाकारी ढंग से सुना और हिला नहीं। उन्होंने झिरन ने ताओबाओ ऑनलाइन मॉल पर एक शीर्ष श्रेणी की बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी। यह पहनो, उसने कहा। मो जियुए ने अपने सामने अजीब परिधान को देखा और पूछा, क्यों? हालांकि उसने पूछा, फिर भी उसने आज्ञाकारी ढंग से बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली। इसे बुलेट प्रूफ जैकेट कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि यह चाकू और बंदूक प्रूफ है, हे झिरन ने तुरंत समझाया। मो जियुए ने ऐसी अद्भुत चीज के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। हालांकि अब उनके लिए बहुत अधिक उत्सुक होने का समय नहीं था। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के बाद हे झिरन ने अपने ऊपर हथगोले से भरा एक बैग भी लटका लिया।
स्वाभाविक रूप से हथगोले का उपयोग कैसे किया जाए इसके बारे में विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब मो जियुए के पास अपने निजी क्षेत्र में करने के लिए कुछ नहीं होता था तो वह अक्सर उनका अध्ययन करते थे। हालांकि उसने वास्तव में पहले कभी उनका उपयोग नहीं किया था, वह जानता था कि उनका उपयोग कैसे करना है। अपने शरीर पर भारी अनुभूति महसूस करते हुए मो जियुए को अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई। दक्षिणी सीमांत सम्राट की लाश लेने और जाने से पहले उसने हे झिरन को फिर से निर्देश दिया। उसने झिरन को अपने रूप को तेजी से भागते हुए देखा और धीरे से कहा, सुनिश्चित करें कि आप सुरक्षित रहें। मैं यहीं आपके वापस आने का इंतजार करूंगा। मो जियुए ने दक्षिणी सीमांत सम्राट की लाश को उठाया, अपने हल्केपन कौशल का उपयोग करके उन दक्षिणी सीमांत सैनिकों के सिर के ऊपर से छलांग लगाई और दर्रे के उच्चतम बिंदु पर उतरे। उसने झट से सिर वहीं लटका दिया और धड़ बेतरतीब ढंग से नीचे फेंक दिया। मो जियुए की कार्रवाइयों की श्रृंखला अनिवार्य रूप से दक्षिणी सीमांत सैनिकों का ध्यान आकर्षित करेगी। उसने लाश को जमीन पर फेंका ही था कि किसी ने ऊपर की ओर इशारा करके चिल्लाया, वहां ऊपर एक जासूस है। सैनिक झुंड में आ गए, तीरों ने मो जियुए को निशाना बनाया। संख्या में अधिक होने के कारण मो जियुए का युद्ध में देर तक टिके रहने का कोई इरादा नहीं था। उसने सबसे ज्यादा लोगों वाले इलाके की ओर ग्रेनेड फेंका। एक जोरदार धमाके के साथ दक्षिणी सीमा के सैनिक हवा में ऊंचे उड़ गए। उसी समय जमीन में एक गहरा बड़ा गड्ढा खोद दिया गया। जिन सैनिकों ने मो जियुए का पीछा करना जारी रखा उन्होंने समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी और उनमें से कई गहरे गड्ढे में गिर गए। मो जियुए ने अपने हल्केपन कौशल का उपयोग करने के लिए अराजकता का फायदा उठाया और हे झिरन की ओर भागा। दक्षिणी सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिक थे। उनमें से कुछ की प्रतिक्रिया के बाद उन्होंने फिर से उसका पीछा किया। मो जियुए ने 2 और ग्रेनेड फेंके जिससे वे सैनिक उड़ गए। केवल 3 हथगोले के साथ दक्षिणी सीमा को पहले ही भारी नुकसान उठाना पड़ा था। बचे हुए सैनिक भयभीत थे और उन्होंने लापरवाही से पीछा करने की हिम्मत नहीं की। वे केवल उसकी दिशा में तीर चलाते रह सकते थे। मो जियुए की ओर तीर बरसने लगे। अपनी फुर्तीली आकृति के बावजूद भी वह इतने सारे तीरों से पूरी तरह बच नहीं सका। वह एक पल के लिए लापरवाह हुआ और 2 तीर उसके कंधे और पीठ पर लगे। मो जियुए को पता था कि यह चोट अपरिहार्य थी, लेकिन स्थान अभी भी अच्छा था और यह घातक नहीं था। हालांकि अपेक्षित दर्द नहीं हुआ। मो जियुए ने पीछे मुड़कर अपने कंधे की ओर देखा, जहां उसका बाहरी परिधान पहले से ही क्षतिग्रस्त था, लेकिन पहले की तरह कोई तीर उसे छेद नहीं रहा था। उसने अपना हाथ हिलाया और वह अभी भी लचीला था और चोट का कोई निशान नहीं था। उसने उत्सुकतावश फिर से उसकी पीठ को छुआ। इसी तरह उसे अपने कपड़े फटे हुए भी महसूस हो रहे थे, लेकिन उसमें कोई तीर नहीं फंसा था और न ही कोई दर्द था। मो जियुए को अचानक एहसास हुआ कि यह उस परिधान के प्रभाव के कारण हुआ होगा जो उसकी पत्नी ने उसे दिया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने जाने से पहले उसे कपड़े का वो टुकड़ा पहनने के लिए कहा। यह सचमुच जीवन बचा सकता है। दुख की चीख के साथ मो जियुए आसानी से दर्रे से भाग निकले। पास की दिशा में आसमान में आग की लपटें और धुआं उठता देख हे झिरन को पता चल गया कि मो जियुए ने दक्षिणी सीमांत सम्राट के सिर को सफलतापूर्वक लटका दिया है। अब जब उसने उसे वापस आते नहीं देखा तो उसका कलेजा मुंह में आ गया। वह झिरन इस बात की पुष्टि कर सकता है कि उसके 2 जीवन कालों में यह पहली बार था जब उसे ऐसी घबराहट वाली भावनाएं महसूस हुई। उसने अवचेतन रूप से अपने अभी भी सपाट पेट को देखा और धीरे से बुदबुदाया, बेबी, अपने पिताजी के सुरक्षित घर आने के लिए मां से प्रार्थना करो। सौभाग्य से, जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके सामने एक लंबी आकृति प्रकट हुई। ट्रेनरान, क्या तुम मेरे इंतजार में बहुत उत्सुक थे? उसे वापस आते देख हे झिरन ने पहली बार खुद को उसकी बाहों में फेंकने की पहल की। चिंता मत करो, जब तक आप सुरक्षित हैं, यह काफी है। अब उसे एक और एहसास हो रहा था, अतीत में जब मो परिवार के लोग युद्ध के लिए गए थे तो भाभियां घर पर कितनी उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। मो जियुए उसके तनाव को महसूस कर सकती थी। उसने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। उसने झिरन को परिचित गर्माहट महसूस की और उसका कारण गायब नहीं हुआ। हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, चलो जल्दी चलें। ठीक है, मो जियुए सहमत हुए और हे झिरन को दाशुन की ओर ले गए। दाशुन के क्षेत्र में प्रवेश करते हुए यह स्थान मो जियुए के लिए किसी भी अन्य जगह की तुलना में अधिक परिचित था। जब उन्होंने कई वर्षों तक यहाँ छावनी में सैनिकों का नेतृत्व किया तो उन्होंने इलाके को बहुत स्पष्ट रूप से याद कर लिया था। इसलिए उसे सीमा को सुचारू रूप से छोड़ने के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी। इस समय पूर्वी आकाश पहले से ही चमक रहा था।
झीरन को लगा कि अब समय आ गया है और उसने तुरंत गाड़ी को अपने निजी स्थान से बाहर निकाल लिया। मो के भाई जाग गए और उन्होंने पाया कि बाहर पहले से ही उजाला था और जब गाड़ी चलती थी तो वे उसके हिलने का एहसास भी महसूस कर सकते थे। टूटी हुई गाड़ी की दरार से प्रकाश की किरण निकली। जब मो जिनियन इस झपकी से जागे तो उन्हें लगा कि उनकी चक्कर आने की समस्या तुरंत ठीक हो गई है। उसने गाड़ी का दरवाजा खटखटाया। नौवे भाई, हम कहाँ हैं? क्या हमें कोई खतरा हुआ है? छठे भाई, हम पहले ही दाशुन के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। मो जियुए के उत्तर को संक्षिप्त रूप में वर्णित किया जा सकता है। आपने कहा कि हम पहले ही दाशुन में प्रवेश कर चुके हैं। छठा भाई स्पष्ट रूप से बहुत आश्चर्यचकित था। दक्षिणी सीमांत में वर्तमान तनावपूर्ण स्थिति के साथ नौवे भाई और उसकी पत्नी आसानी से बाहर निकलने में कैसे कामयाब रहे। जितना अधिक मो जिनियन ने इसके बारे में सोचा उतना ही अधिक उसे लगा कि कुछ गलत है। नौवे भाई, आप बिना कोई शोर किए दाशुन लौटने में कैसे कामयाब रहे? चौथे और सातवें भाई भी उत्सुक थे और नौवे भाई की व्याख्या सुनना चाहते थे। इस समय मो जियुए ने पहले ही सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी थी और गाड़ी का दरवाजा खोल दिया था। उनका स्पष्टीकरण थोड़ा दूरगामी था। आखिरकार इस तरह की बात को उचित ठहराना असंभव था। पिछली रात दक्षिणी सीमांत सम्राट की हत्या कर दी गई थी। उसका सिर दर्रे के सबसे ऊंचे स्थान पर लटका दिया गया था। दक्षिणी सीमांत सेना शिविर में अराजकता फैल गई थी, इसलिए मैंने भागने का अवसर लिया। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला, छठा भाई बाहर कूद गया। उन्हें दक्षिणी सीमांत में इतनी बड़ी घटना घटित होने की आशा नहीं थी। अगर मो जिनियन को नहीं पता होता कि नौवा भाई दाशुन की ओर जा रहा है, तो उसे संदेह होता कि उसने ऐसा किया है। मुझे नहीं पता कि किस धर्मात्मा नायक ने यह किया, लेकिन यह बेहद संतुष्टिदायक है। मो परिवार के लोगों के युद्ध के मैदान में भागते रहने का कारण यह दक्षिणी सीमांत सम्राट था। यदि वह बार बार युद्ध न छेड़ता, तो वे राजधानी में एक साथ अधिक समय बिता सकते थे। इसके अलावा एक के बाद एक लड़ाई के कारण उन्हें अनगिनत बार अपने प्रियजनों और साथियों को खोने का दर्द झेलना पड़ा। हालांकि नौवे भाई को इतने सारे भाई वापस मिल गए थे, मो जिनियन अभी भी दक्षिणी सीमांत सम्राट से नफरत करता था। हालांकि दक्षिणी सीमांत सम्राट की मृत्यु संतुष्टिदायक थी, मो जिनियन को अभी भी नौवे भाई द्वारा बताए गए कारण पर विश्वास नहीं हो रहा था। नौवे भाई, मैं हल्की नींद लेता हूँ। भले ही दक्षिणी सीमा सेना शिविर को अराजकता में डाल दिया गया हो, यह असंभव है कि वहां कोई शोर नहीं होगा। जैसे ही मो जियुए सोच रहे थे कि कैसे समझाया जाए, उन्होंने झिरन ने अन्य दो को भी गाड़ी से उतार दिया। उसने समझाने की जल्दी की। छठे भाई को नहीं पता कि जो सुइयां मैंने तुम्हें दी थी, उनमें नींद लाने में मददगार प्रभाव होता है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि तुमने कोई आवाज नहीं सुनी। तो यह ऐसा ही है। नौवे भाई की पत्नी का चिकित्सा कौशल वास्तव में अद्भुत है। मैं आज उठा तो मुझे लगा कि मेरा शरीर बहुत आराम कर रहा है और मेरी चक्कर आने की समस्या ठीक हो गई है। अब मो जिनियन ने इस पर विश्वास कर लिया। याद करते हुए जब नौवे भाई की पत्नी ने उन्हें एक्यूपंक्चर दिया तो उन्हें नींद आने लगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने बाहर बड़ा हंगामा नहीं सुना। मो जिनियन को लगा कि उसके शरीर में कोई असुविधा नहीं है, इसलिए वह अपनी नौवीं छोटी भाभी, एक पतित परिवार की महिला, को गाड़ी चलाने नहीं दे सकता था। नौवां छोटा भाई, नौवीं छोटी भाभी, मेरा शरीर अब ठीक है, इसलिए मुझे गाड़ी चलाने दो। ठीक है, चूंकि छठे बड़े भाई का शव ठीक हो गया है, हे झिरन को गाड़ी में आराम करने दो। मो जियुए ने पिछले कुछ दिनों में खुद को लगभग मरने की चिंता में डाल लिया था। यदि उसे दक्षिणी शिनजियांग को सुरक्षित रूप से छोड़ना नहीं होता, तो वह अपनी गर्भवती पत्नी को किसी भी परिस्थिति में इतनी मेहनत नहीं करने देता। अब जब वे सुरक्षित थे, तो स्वाभाविक रूप से गाड़ी चलाने का काम उनके छठे बड़े भाई को सौंप दिया जाना चाहिए। वह झीरन इस समय जिद न करेगा। हालांकि अपनी प्रारंभिक गर्भावस्था में उसे ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं हुई थी, अब तक पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद उसे महसूस हो रहा था कि उसका शरीर कुछ हद तक अभिभूत है। तो फिर मुझे छठे बड़े भाई को परेशान करना पड़ेगा। हे झिरन के बोलने के बाद वह गाड़ी में बैठ गई। अब उसे अच्छे आराम की जरूरत थी। प्लेन एयर और यू एयर भी बहुत बोधगम्य थे। उसे अंदर आते देख उन्होंने जल्दी से एक विशाल स्थान पर उसके बैठने के लिए जगह बनाई। नौवीं युवा मैडम, आप थोड़ी अस्वस्थ लग रही हैं। आप पूरी रात गाड़ी चलाने से बहुत थक गई होंगी। कृपया यहीं आराम करें और अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताएं। जैसे ही लैन एयर ने बात की, उसने पहले ही हे झिरन को एक मोटे कंबल से ढक दिया था। ट्राइस बॉल बड़ी चतुराई से अपने मालिक के सिर के ऊपर चिपक गई और लगातार आकर्षक अभिनय करती रही।
वह झिरन बाहर पहुंचा और उसके प्यारे छोटे सिर को थपथपाया। राइस बॉल, अच्छा बनो और मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। राइस बॉल को अपने मालिक की थकान नजर आ रही थी। उसने बड़बड़ाते हुए सहमति जताई और आज्ञाकारी होकर वहीं सो गया। गाड़ी अपने रास्ते चलती रही। कस्बों से गुजरते हुए उन्हें अब छिपने की जरूरत नहीं रही। रात को सब लोग आराम करने के लिए एक सराय में दाखिल हुए और दिन के समय यात्रा की। 10 दिन बाद समूह अंततः यूनचेंग में सुरक्षित रूप से पहुंच गया। गाड़ी धीरे धीरे जिलिन गांव की ओर चल पड़ी। जैसे ही वे गांव में दाखिल हुए उन्हें शोर सुनाई दिया। अधिकारी, मैंने जो कहा वह सब सच है। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो मो परिवार के घर पर एक नजर डालें। हम मो परिवार को अपमानित करने का साहस करते हुए ऐसा लगता है कि आपका कोई परिवार वास्तव में अब यूनचेंग में जीवित रहना नहीं चाहता है। आधिकारिक तौर पर 9वें युवा मास्टर मो और उनकी पत्नी ने आधे महीने से अधिक समय से अपना चेहरा नहीं दिखाया है। यदि उन्होंने शहर नहीं छोड़ा तो वे अब तक सामने क्यों नहीं आए? किसी को मो परिवार का जिक्र करते हुए सुनकर मो जियुए ने सहज रूप से गाड़ी की गति बढ़ा दी। करीब जाकर उसने देखा कि कोई परिवार के 2 सदस्य कई यमन धावकों का नेतृत्व करते हुए गांव की ओर जा रहे थे। पहले की बातचीत से यह सुनना मुश्किल नहीं था कि कोई परिवार उनसे नाराज था। यह पता चलने पर कि वह और हे झिरन आधे महीने से दिखाई नहीं दे रहे थे, उन्होंने गुप्त रूप से निरीक्षण किया और फिर अधिकारियों को इसकी सूचना दी। कारण सरल था, निर्वासित अपराधी सम्राट की विशेष क्षमा के बिना इस स्थान को कभी नहीं छोड़ सकते थे। कोई परिवार इस अवसर का लाभ उठाकर अपने पूरे कबीले का बदला लेना चाहता था। अपने पीछे खुरों की आवाज सुनकर यमीन धावक पीछे मुड़ गए। एक नजर में मो जियुए ने मां जुनशान को पहचान लिया। मजिस्ट्रेट मां, आज आपको जिलिंग गांव में क्या लाया है? मो जियुए को देखकर मां जुनशान के चेहरे पर तुरंत खुशी दिखाई दी। तो यह 9वां यंग मास्टर निकला। आप कहाँ थे? जैसे ही वह बोल रहा था, मां जुनशान ने कोई परिवार के 2 सदस्यों की ओर घूर कर देखा। जब कोई परिवार के सदस्यों ने मो जियुए को देखा तो उनका दिल पसीज गया। उन्होंने कई दिनों तक मो निवास के आसपास निरीक्षण किया था और मो जियुए या उनकी पत्नी को बिल्कुल नहीं देखा था। तभी उन्होंने कोई कबीले से बदला लेने के लिए अधिकारियों को इसकी सूचना देने का साहस किया। किसने सोचा होगा कि यमीन धावकों को बुलाने के लिए उनके सभी अनुनय विनय के बाद संबंधित व्यक्ति उसकी जगह आ जाएगा? क्या यह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना नहीं था? वास्तव में कोई परिवार ने वास्तव में अपनी क्षमताओं को बहुत अधिक महत्व दिया था। उन्होंने मो परिवार और काउंटी मजिस्ट्रेट के बीच संबंध के बारे में भी नहीं सोचा। इसके अलावा मो परिवार ने मो चौहान को काउंटी यामेन में उप प्रधान के रूप में काम कराया था। क्या संभावना थी कि इसकी रिपोर्ट करने से उनके लिए कुछ हासिल होगा? यदि कोई ने जानबूझकर यमन गेट के बाहर जोर से हंगामा नहीं किया होता तो मेंग हुआइनिंग ने लोगों को वहां भी नहीं भेजा होता। वह हाल ही में अक्सर मो निवास पर जाता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे मो जियुए और उसकी पत्नी की अनुपस्थिति के बारे में पता था। यह कुछ ऐसा था जिसमें काउंटी मजिस्ट्रेट भी शामिल नहीं होना चाहते थे, फिर भी कोई परिवार ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने पर जोर दिया। कोई परिवार ने यामीन को उचित रूप से बताया कि मो परिवार निर्वासित अपराधी थे। अब उन्होंने वास्तव में यूनचेंग को निजी तौर पर छोड़ने का साहस किया, जो आसानी से अन्य स्थानों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। आम लोग नर्म दिल के थे। कोई परिवार के उचित लगने वाले शब्दों को सुनकर वे सहमत हो गए। मेंग हुआइनिंग के पास पहले मो चौहान को जिलिन गांव वापस भेजने और यह दिखावा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि मो जियुए बिस्तर पर बीमार थे। इस तरह जब उसने कुछ यमन धावकों को भेजा तो वे देखने के बाद जो चाहे कह सकते थे। किसी भी स्थिति में कोई परिवार जांच के लिए दूसरों के निजी कक्षों में प्रवेश नहीं कर सकता था। यमीन धावक एक बार देखने के बाद जो चाहे कह सकते थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मो जियुए इस समय वापस आएंगे, इसलिए उन्हें इस कृत्य को जारी रखने की आवश्यकता नहीं थी। मो जियुए ने 2 कुई परिवार के सदस्यों पर तिरस्कार पूर्वक नजर डाली, फिर मां जुनशान से कहा, मैंने किसी से 2 गाड़ियां खरीदने के लिए कहा। मैं बस उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए शहर में गया था। मां जुनशान ने मूल रूप से कुई परिवार के सामने मो जियुए को एक संकेत देने की योजना बनाई थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मो जियुए ने इसे अपने ऊपर ले लिया। कोई आश्चर्य नहीं। मैंने कुछ दिन पहले मजिस्ट्रेट को यह कहते हुए सुना था कि मो परिवार घोड़े खरीदना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी उन्हें वापस खरीद लेंगे। मो जियुए को यमन धावकों के साथ खुशी से बातचीत करते हुए देखकर कुई परिवार के 2 सदस्य वहां से खिसक जाना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, उन्हें जगह पर खड़े धावकों ने रोक दिया। तुम दोनों, तुम्हें लगता है कि तुम किसी पर झूठा आरोप लगाकर भाग सकते हो?
आधिकारिक, यह एक गलतफहमी है, गलतफहमी है। कुई परिवार ने तुरंत दया की गुहार लगाई। हालांकि वे अभी भी दृढ़ता से मानते हैं कि मोजिवे और उनकी पत्नी हाल ही में जिलिन में नहीं थे। वर्तमान स्थिति पहले से ही बहुत स्पष्ट थी। शुरुआत में ये यमन धावक स्पष्ट रूप से मो परिवार के प्रति पक्षपाती थे। अब जब मोजिवे प्रकट हुए थे तो उनके पास कोई तर्क नहीं बचा था। यमीन धावक आगे आए और दोनों व्यक्तियों को बेरहमी से कई बार पीटा। आप इतनी लापरवाही से कहते हैं कि यह सिर्फ एक गलतफहमी है। मेरे साथ यमन वापस आओ और सजा के लिए काउंटी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करो। यह सुनकर कि उन्हें अभी भी यमन जाना है, कुई परिवार के 2 सदस्य इतने डर गए कि उनके पैर नर्म हो गए और वे घुटनों के बल बैठ गए। अधिकारी, हमारी जान बख्श दो। हम जानते हैं कि हम गलत थे और दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। यमीन धावकों ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और बिना कुछ कहे दोनों व्यक्तियों को बांध दिया। यह देखकर मां जुनशान ने मोजिवे की ओर अपनी मुठियां तान दी। नौवे युवा मास्टर, हम इन दोनों को संभालने के लिए वापस यमन में ले जाएंगे। मोजिवे ने इशारा लौटाया। बहुत अच्छा, आपकी कड़ी मेहनत के लिए आप सभी को धन्यवाद। जब आपके पास समय हो तो कृपया पे के लिए मेरे साधारण घर पर आएं। पीने की बात करते हुए यमन धावक निगलने में मदद नहीं कर सके। उन्होंने पहले एक बार मो परिवार के खाना पकाने का स्वाद चखा था। यहां तक कि शहर के सबसे अच्छे रेस्तरां के भोजन की भी तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है, जब हम भाइयों को समय मिलेगा तो तुम्हें परेशान करने जरूर आएंगे। वे वास्तव में आ पाएंगे या नहीं यह अभी भी इस बात पर निर्भर करता है कि उनके बॉस ने इसकी अनुमति दी है या नहीं। अब चूंकि वे सभी 8वें यंग मास्टर के अधीन काम करते थे, इसलिए किसी के लिए भी अपने वरिष्ठ के घर पर खाना खाने की योग्यता होना आम बात नहीं थी। घर की ओर गाड़ी चलाने से पहले मोजिवे ने समूह को विदा किया। सड़क पर मो जिनियन ने पूछा, नौवे छोटे भाई, वास्तव में वहां क्या हुआ था? भाइयों ने अपनी यात्रा में जल्दबाजी की थी, रात में केवल सराय में आराम किया था और बहुत कम बातचीत की थी। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि मो जिनियन को जिलिन गांव की स्थिति के बारे में अस्पष्टता थी। मो जिवे ने संक्षेप में बताया कि जब वे पहली बार जिलिन गांव पहुंचे थे तो क्या हुआ था। मो जिनियन ने गुस्से में गाड़ी के पैनल को पीट दिया। वास्तव में भयानक लोग। बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं उनकी देखभाल नहीं कर लेता। मो जिवे को पता था कि छठे बड़े भाई का स्वभाव उग्र था और उन्होंने सलाह दी, ये सामान्य लोग गुस्सा होने लायक नहीं है। छठे बड़े भाई, गुस्सा मत होइए। थम्फ, यह वास्तव में ऐसा मामला है जब बाघ पिंग्यांग में गिर जाता है तो उसे कुत्तों द्वारा परेशान किया जाता है। छठे बड़े भाई ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, उसे और अधिक असहज महसूस हुआ। उसे याद आया कि राजधानी में मो परिवार की कितनी प्रभावशाली उपस्थिति हुआ करती थी। उस कुत्ते सम्राट के पास प्रतिभा पर कोई नजर नहीं थी। मेरे मो परिवार के लोगों ने दशून की महान भूमि की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में खून बहाया, फिर भी वह हमें बर्दाश्त करने में असमर्थ था। मो जिवे छठे बड़े भाई की भावनाओं को समझ सकते थे। जब उन्हें पहली बार निर्वासन की सजा सुनाई गई तो उन्हें भी इसी तरह क्रोध महसूस हुआ था। इन चीजों के बारे में ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं है। आप धीरे धीरे ही अपने आप को स्वीकार करने लायक बन सकते हैं। छठे बड़े भाई, हम लगभग घर आ गए हैं। मां को तुम्हें निराश मत होने देना। छठे बड़े भाई ने सिर हिलाया, मुझे पता है। जल्द ही दोनों गाड़ियां उनके घर के सामने वाले गेट पर पहुंच गईं। खुरों की आवाज सुनकर सबसे पहले बाहर आकर देखने वाली दूसरी भाभी थी। एक नजर से उसने मो जिवे को सामने गाड़ी में बैठे देखा। दूसरी भाभी उत्साह से जोर से चिल्लाई, नौवां छोटा भाई वापस आ गया है। नौवां छोटा भाई वापस आ गया है। उसकी आवाज शुरू से ही बाकी भाभियों से तेज थी। इस तेज चीख से पूरे परिवार को साफ सुनाई दे गया। एक पल में कुछ लोग पिछवाड़े से भागे, अन्य लोग रसोई से बाहर आए। मो चौहान को अब घर के अंदर मो जिवे होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। वह एक छलांग में बाहर निकल गया। मो जिवे पहले ही अपनी गाड़ी से उतर चुके थे और सबसे पहले यार्ड में प्रवेश कर चुके थे। हर किसी की नजर उस पर केंद्रित थी और उन्होंने उसके पीछे मो जिनियन की उपेक्षा की। जब मो जिवे परिवार के सदस्यों से घिरा हुआ था, मो जिनियन अपनी गाड़ी से कूद गया और भीड़ में घुस गया। जैसे ही उसने बूढ़ी औरत मो को देखा, वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और अपना सिर पीटने लगा। मां, आपका बेटा अविवाहित है और उसने आपको चिंतित कर दिया है। परिवार का पूरा ध्यान मूल रूप से मो जिवे पर था। मो जिनियन के घुटने टेकने से उन्हें अचानक थोड़ा नुकसान हुआ। यह अभी भी छठी भाभी थी जिसने सबसे तेज प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने एक ही नजर में अपने पति को पहचान लिया। पति, क्या यह सचमुच तुम हो?
जैसे ही छठी भाभी बोली, उसने पहले ही खुद को मो जिनियन की बाहों में फेंक दिया था, उसकी बाह को कसकर पकड़ लिया और उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। जैसे ही मो जिनियन ने अपनी पत्नी को देखा, उसका दिल जटिल भावनाओं से भर गया। इन वर्षों में उसने जिन दो लोगों के साथ सबसे अधिक अन्याय किया, वे उसकी माँ और उसकी पत्नी थी। अब अपनी पत्नी को देखकर वह काली और पतली हो गई थी। उसने साधारण आम लोगों के कपड़े पहने हुए थे और उसके चेहरे पर बिल्कुल भी मेकअप नहीं था। उसका पूरा व्यक्तित्व कई साल बड़ा लग रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कौन सी युवा महिला, जो अपने पति को जल्दी खो देती है, अच्छी तरह से जी सकती है। जुएर, इन वर्षों में यह तुम्हारे लिए कठिन रहा है। जैसे ही मो जिनियन बोला, उसने पहले ही अपनी पत्नी को अपने आलिंगन में खींच लिया था। रोते हुए पति पत्नी ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। जब बूढ़ी औरत मो ने अपने बेटे को देखा, तो उसका शरीर उत्तेजना से कांप उठा। जिनियन, क्या यह सचमुच तुम हो? मो जिनियन ने अपनी पत्नी को पकड़ लिया, क्योंकि वह रेंगते हुए बूढ़ी महिला मो के करीब कुछ कदम आगे बढ़ा और उसके सिर को जोर से जमीन पर पटक दिया। माँ, यह आपका बेटा है, आपका अविवाहित बेटा। बूढ़ी औरत मो अब आंसुओं के बढ़ते ज्वार को नहीं रोक सकी। वह आगे बढ़ी और मो जिनियन को ऊपर खींच लिया। जब तक आप जीवित हैं, यह बहुत अच्छा है कि माँ आपको इस जीवनकाल में फिर से देख सकती है। गाड़ी के अंदर चौथे बड़े भाई और सातवें बड़े भाई ने बाहर की आवाजें सुनी। उनके दिल चिंतित थे, लेकिन उनकी गतिशीलता प्रतिबंधित थी, इसलिए वे तुरंत बाहर नहीं आ सके और परिवार के साथ फिर से नहीं मिल सके। मो शियुयान केवल अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी के अंदर से जोर से चिल्ला सका, माँ, सातवां छोटा भाई और मैं भी यहाँ है। चौथी भाभी, जो किनारे खड़ी होकर छठे बड़े भाई और छठी भाभी का पुनर्मिलन देख रही थी, गुप्त रूप से बेहद ईर्ष्यालु थी। उसने एक पल के लिए सोचा कि उसे श्रवण मतिभ्रम हो रहा है, जब उसने अचानक यह बेहद परिचित आवाज सुनी। तीसरी भाभी, क्या आपने भी वह आवाज सुनी? यह काफी हद तक मेरे पति की आवाज जैसी लगती है। चौथी भाभी ने अपनी बांह खींचते हुए तीसरी भाभी से पूछा। अवश्य तीसरी भाभी ने यह आवाज सुनी। उसे भी लगा कि यह थोड़ा अवास्तविक है, लेकिन वह चौथी भाभी की तुलना में कहीं अधिक तर्कसंगत थी। चौथी छोटी भाभी, यह आवाज कुछ कुछ चौथे बड़े भाई जैसी लगती है। मो चौहान ने सबसे तेज प्रतिक्रिया व्यक्त की। आवाज सुनकर उनकी पहली प्रतिक्रिया गाड़ी की ओर दौड़ने और दरवाजा खोलने की थी। उसने अंदर जो देखा, वह दो क्षीण आकृतियां थीं। वह जगह जगह स्तब्ध रह गया। इस समय मो जियुए भी चल दिए। आठवें बड़े भाई, इस बार दक्षिणी सीमा की मेरी यात्रा से काफी अच्छी फसल हुई। मुझे 3 बड़े भाई मिले, लेकिन चौथे और सातवें बड़े भाई की शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है। मो जियुए को कहने की आवश्यकता नहीं है, बस यह देखिए कि वे कितने दुबले पतले थे, मुश्किल से घर पहुंच रहे थे और गाड़ी से बाहर निकलने में असमर्थ थे। निश्चित रूप से वे ठीक नहीं थे। चौथे बड़े भाई, सातवें बड़े भाई, तुम्हारा शरीर इतना दयनीय कैसे हो गया? जब वह खुद नौवीं छोटी भाभी द्वारा बचाया गया था, हालांकि वह थोड़ा पतला और कमजोर हो गया था, ऐसा इसलिए था क्योंकि नानरुई ने जानबूझकर उसे भूखा रखा था। इसके अलावा उसके शरीर में कोई गंभीर खराबी नहीं थी। इन दोनों बड़े भाइयों की वर्तमान स्थिति को केवल दयनीय ही कहा जा सकता है। चौथे बड़े भाई की हालत सातवें बड़े भाई से भी बदतर थी। जब सातवें बड़े भाई ने मो चौहान को आते देखा, तो वह कम से कम कुछ प्रयास करके खुद को संभाल सकता था, लेकिन चौथे बड़े भाई ने आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं दिखाया। चौथे बड़े भाई, सातवें बड़े भाई, यह बहुत अच्छा है कि आप जीवित हैं। जब मो चौहान ने बात की, तो उसकी आंखें लाल हो गईं, क्योंकि वह आंसुओं को गिरने से रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था। इस समय मो जिनियन द्वारा बूढ़ी महिला मो का भी समर्थन किया जा रहा था, क्योंकि वे गाड़ी के सामने आ गए थे। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। जब चौथी भाभी और सातवीं भाभी ने मो जिनियन से सुना कि उनके पति अभी भी जीवित हैं, तो वे इतनी उत्तेजित हो गईं कि वे मुश्किल से खड़ी हो सकी। गाड़ी के पास आते ही उनकी भाभियों ने उन्हें सहारा दिया। बूढ़ी औरत मो सबसे आगे चली। वह सबसे पहले अपने दोनों बेटों को देखने वाली थी, जो त्वचा और हड्डियों वाले थे। शियुयान, युवानजे, तुम ऐसे कैसे हो गए? वास्तव में उन्होंने तुम्हें कैसे प्रताड़ित किया? जैसे ही बूढ़ी औरत मो बोली, वह आगे नहीं बढ़ सकी। उसके 10 माह के गर्भ से दोनों पुत्रों का जन्म हुआ। अब उन्हें इस तरह होते देखना, उनकी मां होने के नाते वह इसे कैसे सहन कर सकती थी? बूढ़ी औरत मो फूट फूट कर रोने लगी। महिलाएं भी रो पड़ी। विशेषकर चौथी नंद और सातवीं नंद, अपने पतियों की दयनीय स्थिति देखकर उनका कलेजा मुंह को आ रहा था। चूंकि बूढ़ी औरत सामने थी, उचित शिष्टाचार के कारण दोनों आगे नहीं बढ़े और केवल अपने पतियों की जांच करने के लिए पंजों के बल खड़े हो सकते थे। पति, क्या यह सचमुच तुम हो? चौथी भाभी मुश्किल से पूरा वाक्य निकाल पाई।
उसकी आवाज सुनकर बूढ़ी औरत मो ने जल्दी से अपनी बहुओं के लिए रास्ता बनाया। चौथी भाभी और सातवीं भाभी तेजी से ऊपर भागी। अपने पतियों को करीब से देखकर उनका गला और भी ज्यादा भर गया। पति, पति, जब तक आप जीवित हैं यही काफी है। मैं जीवन भर आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। सातवीं भाभी ने जो कहा वो ईमानदार था। जब तक कोई आसपास था, भले ही वह पहले की तरह स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकता था, वह तैयार थी। इसके अलावा अब वे नौवीं छोटी भाभी के साथ गुड़िया बनाकर खूब चांदी कमा रहे थे। उसे अपने पति का भरण पोषण करने में कोई समस्या नहीं थी। चौथी भाभी के मायके परिवार ने उन्हें जो चांदी दी थी, जब उन्होंने राजधानी छोड़ी थी तब भी वह उनके पास थी। वह शायद ही कभी एक पैसा भी देने को तैयार होती थी। लेकिन अपने पति पर एक नजर डालने के बाद वह तुरंत हे झिरन को खोजने चली गई। जब वह हे झिरन के पास पहुंची तो चौथी भाभी घुटने टेकने के लिए आगे बढ़ी। उसने झिरान को रोकने के लिए बहुत तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। चौथी भाभी, अगर आपको कुछ कहना है तो धीरे बोलो। हम भाभियों को समारोह में खड़े होने की जरूरत नहीं है। चौथी भाभी अपने सीने से पैसे की थैली निकालकर उसे देने से पहले बहुत देर तक घुटती रही। नौवीं छोटी बहन, चौथी भाभी जानती है कि आपके चिकित्सा कौशल असाधारण है। दवा खरीदने के लिए इस सारी चांदी का उपयोग करें। चौथे बड़े भाई को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास करें। वह झिरन को पता था कि यात्रा के दौरान कुछ खर्चों को कवर करने की पहल करने के अलावा राजधानी छोड़ने के बाद से चौथी भाभी उस चांदी को छोड़ने को तैयार नहीं थी जो उसके मायके परिवार ने उसे किसी और चीज के लिए उपहार में दी थी।